चलो शैल वी स्टार्ट। तो बेसिकली कंपनीज एक्ट की शुरुआत में आज से यहाँ पे कर रहा हूँ एंड ऑल ऑफ यू कैन सी। तो बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ओवरऑल नोट्स में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल वो आप देख लो। लॉ के लिए सबसे फर्स्ट एक बुक से हम लोगों को मतलब होते हैं एंड विच इज नॉन एज बेयर एक्ट। तो सबसे फर्स्ट जो आपको ये ध्यान रखना है, चाहे आप लॉ किसी भी लेवल पे कहीं भी पढ़ते, सो द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट का आपको बेयर एक्ट पढ़ना आना चाहिए। और यदि आपको बेयर एक्ट पढ़ना नहीं आते तो फिर आपको लॉ नहीं आते, क्योंकि लॉ के लिए किसी भी ऑथर की कोई बुक नहीं होती है। आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर, लॉ के लिए सिंपल एक ही चीज होता है हमारे लिए और वो होता है बेयर एक्ट। तो क्या क्या यहां पे चीजें मैं कवर करने वाला हूं। नंबर 1 आपका बेयर एक्ट रहेगा, और आप सबके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट है स्टडी मैट, यू नो वेरी वेल, क्योंकि आप किसी भी लेवल पे एग्जाम देते हैं, चाहे वो फाउंडेशन था या फिर आपका इंटर हो या फिर अगेन यू कैन से द फाइनल, तो आपके लिए सेकंड जो आपके लिए बुक है इंपॉर्टेंट वो आपका क्या रहेगा, स्टडी मैट। क्योंकि हर बच्चे के स्टेट ऑफ माइंड में हमेशा एक ये होता है कि हमें स्टडी मैट हम लोगों ने किया या नहीं किया, क्योंकि ICAI जो अपने क्वेश्चंस फ्रेम करने वाले एग्जाम में, वो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा क्या रहने वाला, आपका बेयर एक्ट, और सेकंड आपका जो उनका स्टडी मैट है वो रहने वाला है। तो आपके स्टडी मैट में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, आपके स्टडी मैट में जितने भी प्रोविजंस है वो सब यहां पे कवर होगा। सेकंड आपका ये है। थर्ड फिर ये आता है कि सर क्वेश्चंस को हमें लिखना कैसे, और पास्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस तरीके के आए, और आपके स्टडी मैट में भी कुछ क्वेश्चंस हैं। तो तीसरा इस नोट्स में आपको क्या मिलने वाला है, आपका जो आपके स्टडी मैट में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब क्वेश्चन यहां पे रहेगा विद आंसर। एंड फोर्थ आपका यहां पे पिछले 5 अटेम्प्ट के यहां पे क्वेश्चंस होने वाले हैं विद आंसर्स। तो इसका मतलब है आपको स्कैनर भी खरीदना नहीं पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, स्कैनर खरीदते हैं। फाउंडेशन में भी आप लोगों ने किया होगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे पास होने के लिए हमारे लिए, जैसे कॉलेज में चैंपियन होता है हमारे लिए, टुगेदर होता है, 10 ईयर्स होते हैं आपके बेसिकली, तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्कैनर पढ़ते हैं। और स्कैनर में बेसिकली होता है कि आपके पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस अलॉन्ग विद आंसर्स, बट स्कैनर के जो आंसर होते हैं वो फ्रैंकली टेलिंग एग्जाम में आप वो एज इट इज नहीं लिख सकते हो, और यहां पे जो आपको आंसर मिलेगा वो आपके ICAI ने जो सजेस्टेड आंसर इशू किए हैं वो मिलेगा आपको विथ सर्टेन मॉडिफिकेशन, एंड वो आपको इसी नोट्स में मैं दिखा देता हूं। तो फर्स्ट यहां पे, और सेक्शन कैसे याद करना है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ऑल ऑफ यू कैन सी हियर वी हैव पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन May 2022, हियर वी हैव अ क्वेश्चन, और उसके बाद फिर ये रहा उसका आंसर। तो इसका मतलब, लेकिन आपको ये मत करना कि आंसर सर ने दे दिया तो आप चलो आंसर ही रट लेते हैं, क्योंकि यदि क्वेश्चन को चेंज कर दिया तो फिर आपकी लैंग्वेज को भी चेंज करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि जो क्वेश्चन है एज इट इज हम लोगों ने उसको रट लिया और उसके बाद एग्जाम में इस बात की श्योरिटी नहीं है कि आपको वही क्वेश्चन आने वाले, क्योंकि रीजन बीइंग यू आर डूइंग अ प्रोफेशनल कोर्स, तो दैट्स व्हाई यू कैन नॉट एक्सपेक्ट के जो क्वेश्चन आपके 5, 6, 10, 20, 50 है आप उसको रट लो और आप एग्जाम में वही क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे। आंसर इज नो। तो फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि एग्जाम में किस तरीके के पास्ट में क्वेश्चन पूछे गए, एटलीस्ट हमें उसका आइडिया हो जाए, और हमें उसमें आंसर किस तरीके से फ्रेम करना है उसका आइडिया हो जाए। इसीलिए मैंने यहां पे क्वेश्चन के साथ आंसर्स भी रखे। उसके बाद आपका आरटीपी और एमटीपी जो है, ध्यान रखना उसके क्वेश्चंस आपके टेस्ट में कवर होंगे।
हर चैप्टर के बाद टेस्ट विल बी देयर एंड उस टेस्ट में आपका आरटीपी और एमटीपी में पूरा कवर करने वाला हूं। तो इसका मतलब है एग्जाम के लिए बेयर एक्ट, स्टडी मैट के क्वेश्चंस, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी। आई थिंक इसके अलावा कुछ और करने की रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली। चलो इसमें कुछ और ऐड ऑन कर देते हैं आप लोगों के लिए। तो कुछ ऐड ऑन मैंने आगे क्या होने वाला आप लोगों को, और वो ये है कि आपको 20 से 25 पेज का लास्ट में समराइज नोट्स मिलेगा जिसमें पूरा लॉ रिवीजन के फॉर्म में आपके लिए। तो इसका मतलब है इट्स हार्डली ऑफ 3 to 4 आवर्स आप वो पूरा नोट्स पढ़ोगे और आपका पूरा लॉ कवर है। तो वो लास्ट मोमेंट पे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि जब आप पूरा सिलेबस कर लोगे तब वो काम आएगा। देन यू विल गेट द एडवांटेज ओवर देयर। तो आई थिंक इतना सब कुछ करने के बाद फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता कि नो डाउट आपके एग्जाम पास होने में कोई किसी भी तरीके से कोई हर्डल हो सकते, और ना ही किसी भी तरीके से आपके ऐसा नहीं हो सकता कि आपके जो मार्क्स है वो कम है। क्योंकि रीजन बीइंग, जब आपने इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, पूरा स्टडी मैट यहां पे कवर हो गया, पूरा बैराक कवर हो गया, तो शायद उसके बाद कुछ और चीजें रहता नहीं है जिसको आपको करना चाहिए, क्योंकि आरटीपी, एमटीपी सब कुछ यहां पे हो गया। क्योंकि देखो एग्जाम एक ही चीज पास करवाता है कि आप कितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम उससे ही क्लियर होते हैं, और प्रैक्टिस बच्चा खुद नहीं करता है, उसको करवाना पड़ता है आज के टाइम पीरियड में। क्योंकि रीजन बीइंग, हम लोग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हम उतने ही निकम्मे होते जाते हैं। तो उसके लिए फिर क्या करना होता है कि आपको फोर्सफुली टेस्ट और फिर फोर्सफुली पीटीएम, तो ऑटोमेटिकली आप लाइन पे आ ही जाओगे ऑटोमेटिक। कह रहा सर अब तो बड़े हो जाएंगे, अब तो क्या पीटीएम। अच्छा आप कह रहे हैं कि सर 18-19 साल के हो गए, अब पीटीएम की क्या बात है। नहीं चलो कोई नहीं, होपफुली ऐसा ना हो आप लोगों के लिए। अच्छा नहीं लगे चलो कोई नहीं। तो गाइज, तो ये इस तरीके से आपके पहले क्वेश्चंस रहेंगे एंड यू कैन सी द आंसर। और अगेन जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हर अटेम्प्ट के वो आपको मिल जाएंगे, प्लस आपके स्टडी मैट के क्वेश्चंस यहां पे मिलने वाले हैं। तो गाइज, देयर इज नो रिक्वायरमेंट to go through the study mat. There is no requirement to purchase any scanner, क्योंकि इंटर लेवल पे आपको हर चीज यहां पे इस बुक में मिलने वाली है, और आपको अलग से कुछ भी नहीं खरीदना पड़ेगा। इफ यू हैव अ ट्रस्ट ओवर द फैकल्टी देन यू विल डेफिनेटली क्रैक द एग्जाम। ये बात ध्यान रखना। और प्लीज लॉ जैसे सब्जेक्ट को वक्त देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से मान के चलेंगे कि चीजें फाउंडेशन में पढ़ी है वही तो लॉ है, ऐसा नहीं है बेटा। क्योंकि फाउंडेशन का लेवल यहां है और इंटर का लेवल यहां पे। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म। अभी तक आपने सेक्शंस याद नहीं रखे, बट नाउ यू हैव टू रिट इन द सेक्शंस आल्सो ओवर देयर, एंड दिस इज माय प्रॉमिस। सेक्शन कैसे याद होगा वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड वो सेक्शन आपको 100% पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद यू विल रियलाइज का सर सेक्शन याद हो गया और हमें नो डाउट पेन भी नहीं लेना पड़ा, क्योंकि यहां पे वो तरीके हैं, यहां पे वो टेक्निक्स हैं किस तरीके से सेक्शन हमें याद रखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले मैंने आपको ये बता दिया क्या क्या चीजें मैं आप लोगों के लिए, नो डाउट, क्योंकि आपसे ज्यादा मेहनत एक्चुअली पता है वो मुझे करना पड़ेगा पहले, क्योंकि मेरे एफर्ट्स जब होंगे तब आपके एफर्ट्स, एंड देन उसके बाद आपका एग्जाम क्लियर होगा। तो ये बात ध्यान रखना। और यहां पे आपको कलरफुल दिख रहा है, बट प्रिंट आउट हो सकता है आपके लिए ब्लैक एंड व्हाइट रहे, सिंपल। बट आपको यदि किसी को कलरफुल चाहिए होगा तो आई कैन शेयर द पीडीएफ, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, नो नीड टू वरी अबाउट इट, सिंपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला और जो एक्ट है जो हम लोग यहां पे पढ़ने वाले इंटर लेवल पे, एंड गाइज आज से आपका एक्चुअली 2 सेशन, एक तरह से इंट्रोडक्शन था आपका, एंड उस 2 सेक्शन में मैंने एक्चुअली कोई लॉ नहीं पढ़ा है, और उस 2 सेक्शन में ये मान के चलो कि आपको नो डाउट कुछ समझ में आया और नहीं आया, लेकिन आज से एक्चुअली आपको चीजें सिलेबस का पार्ट में यहां पे करा रहा हूं, और आज से हर एक एक टर्म्स पे, हर एक एक चीज पे आपको फोकस करना है।
एंड आई वॉन्ट 100% ऑल ऑफ योर रिजल्ट, चाहे वो 12% पासिंग परसेंटेज हो, बट उस 12% में आप सबका नाम होना चाहिए। आई हैव अ कंप्लीट फेथ। तो आप सबको खुद पे वो बिलीव और वो फेथ, वो भरोसा होना चाहिए, ध्यान रखना। क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सबसे पहले आपको खुद पे ट्रस्ट, खुद पे भरोसा होना बहुत जरूरी है। एंड 50% वही एग्जाम क्लियर करवा देते हैं। तो चलिए एक बार मैं आप लोगों से अगेन फाउंडेशन में जो चीज पढ़ा है आपने कंपनीज एक्ट के बारे में, और पिछले 2 लेक्चर में जो चीजें मैंने डिस्कस की, आई जस्ट वॉन्ट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू, कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन स्टार्ट हो रहा है वो सेक्शन नंबर किससे स्टार्ट हो रहा है? इट्स 1। और सेक्शन एंड जो हो रहा है वो सेक्शन नंबर कौन सा आपका? 470। तो इसका मतलब है किसी भी सेक्शन को याद करने से पहले अब स्टेप नंबर 1, पहले ये जानो कि उस एक्ट में कितने सेक्शन है, और उस एक्ट में कितने सेक्शन है कि मतलब उसका सेक्शन स्टार्ट कहां से हो रहा है और उसका एंड किस सेक्शन पे जाके हो रहा है। हां, बीच में सेक्शन एड ऑन भी है, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, लेकिन उसका एंड जो होगा वो कौन सा रहेगा आपका? इट्स ऑलवेज 470। और फिर जहां पे वो ऐड हुआ है वो भी मैं पढ़ाऊंगा, और फिर वहां पे भी अगेन क्वेश्चन आएगा कि सर ये 470 के बाद ऐड कर सकते थे बट किया क्यों नहीं? तो उसका भी रीजन है, क्योंकि लॉ में हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे विल गेट द रीजन। 100% आपको हर एक सेगमेंट पे आपको रीजन दिखेगा। तो अब दूसरा पॉइंट ये है, फाउंडेशन लेवल पे आप लोगों ने कौन कौन से एक्ट पढ़े? नंबर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, एंड देन इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट। आई एम नॉट सेइंग कि हाँ कंपनीज एक्ट की बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट ओवरव्यू आप लोगों ने पढ़ा था, सिंपल। ये ओवरऑल आपके टोटल 5 चैप्टर्स थे। तो गाइज आई थिंक एक बात आप सब लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते टाइम ही आपको ये बात क्लास में पढ़ा दी गए होंगे, चाहे आपने क्लास कहीं से भी लिया हो, कि हर एक्ट की जो शुरुआत है वो हमेशा किससे होने वाला? आपका सेक्शन नंबर 1 से। तो अब मुद्दा ये आता है, सर सेक्शन नंबर 1 जो हम लोग पढ़ते हैं, तो सेक्शन 1 डील किससे करते हैं? नॉर्मली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में हम 3 स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट्स शॉर्ट टाइटल, इट्स एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ये 3 वर्ड आपको फाउंडेशन लेवल पे बताए जाते हैं कि जब आप कोई भी एक्ट पढ़ोगे, हर एक्ट का सेक्शन 1 हमेशा उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसका जो पर्पस है, वो 3 चीजों को नो डाउट एक्सप्लेन करता है आपके लिए। तो सबसे पहले जो एक्सप्लेन करता है वो क्या होता है आपके लिए? इट्स अ शॉर्ट टाइटल, देन वी हैव अ सेकेंड पार्ट, यू कैन से द कमेंसमेंट, एंड थर्ड सेगमेंट विच इज नोन एज इट्स एक्सटेंट। शॉर्ट टाइटल किसको बोला जाता है? हमारे देश में बहुत सारे कानून हैं, हमारे देश में बहुत सारे लॉज हैं, हमारे देश में बहुत सारे एक्ट हैं, यस और नो? एक बात बताओ, यदि जितने भी एक्ट हैं, यदि उन सबको सिर्फ एक्ट ही बोला जाए, तो क्या हम लोग इस बात को कभी भी समझ पाएंगे कौन सा एक्ट किससे डील करता है? आंसर इज नो। तो डोंट यू थिंक हर एक्ट का अपना खुद का एक नाम होना चाहिए? क्योंकि रीजन बीइंग, जब तक उस एक्ट का नाम नहीं होगा तब तक हमें उस एक्ट का मतलब ही नहीं समझ में आने वाला है कि सर वो एक्ट डील करता किससे। तो गाइज यहां पे एक एक्ट 2013 में बनाया गया, एंड 2013 में 29 अगस्त को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपनी एसेंट दी, और 30 अगस्त को सेक्शन नंबर 1 को नोटिफाई किया गया। ऑल्दो पूरे एक्ट को नोटिफाई उस दिन नहीं किया गया, सिर्फ एक सेक्शन को नोटिफाई किया गया, और वो सेक्शन नंबर कौन सा था आपका? 1। तो सेक्शन 1 फिर ये कहता है कि जो एक्ट आप पढ़ने वाले हो, तो उस एक्ट को लॉ मेकर ने एक नाम दिया। एंड व्हाट अबाउट द नेम ऑफ द एक्ट? इट्स कंपनीज एक्ट।
एक बात बताओ, जब आप इनकम टैक्स, एंड आई होप आपकी इनकम टैक्स की शुरुआत हो गई होंगी, ये बताओ जब इनकम टैक्स पढ़ते हैं तो डोंट यू थिंक इनकम टैक्स ऑल्सो हैविंग ए नेम और नॉट? यस। तो इसका मतलब है हम लोग नॉर्मली जो भी एक्ट पढ़ते हैं, हर एक्ट का जो नाम है उस नाम से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि वो एक्ट डील किससे करेगा। लेट्स से वी हैव अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इसका मतलब उसका नाम हो गया जीएसटी। तो जीएसटी से ये बात समझ में आ गया कि सर जब हम लोग बात करते हैं गुड्स की, जब हम बात करते हैं सर्विस की, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग एक टैक्स के बारे में बात करेंगे, एंड उसके लिए हमारे देश में लॉ बनाया गया, एंड व्हाट अबाउट द नेम? इट्स गुड्स एंड सर्विस। हम में से जब पार्टनरशिप बिजनेस कोई करेगा तो उस पार्टनरशिप बिजनेस के लिए भी एक लॉ बनाया गया, एंड व्हाट अबाउट द नेम ऑफ द एक्ट? इट्स इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। जब आप डे टू डे लाइफ में कोई गुड्स खरीदते हैं तो अगेन सेल की बात हो गई, तो फिर से एक और लॉ बन गया, वो इट्स अ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो वेदर वी कैन से एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव अ वेरियस एक्ट, एंड हर एक्ट का अपना जो नाम है वो उसकी पहचान है, और 100% उस एक्ट के नाम से हमें इस बात का एक आइडिया लग गया कि सर वो एक्ट डील किससे करने वाला है। अभी आगे सोचना नहीं है, क्योंकि अभी आपको सिर्फ इससे समझना है कि सर जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं उस एक्ट का जो नाम है, इसका मतलब है हमें उसी नाम को कोरिलेट करना है। क्योंकि एक्चुअली एक बात मैं बता दूं, मे भी हो सकता है नए कोर्स में वो टॉपिक रहे या फिर ना रहे, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो टॉपिक होना चाहिए, एंड उस टॉपिक का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है? लॉ, एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, ये सब। और इंटरप्रिटेशन का मतलब है उसको समझना। तो गाइज उस एक्ट, उस पर्टिकुलर चैप्टर में ये बोला गया है कि लॉ को समझना कैसे। वो चैप्टर एक्चुअली पढ़ते इसीलिए कि जब आप कोई भी लॉ पढ़ोगे तो उस लॉ को समझना कैसे। एंड देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड द पर्टिकुलर चैप्टर। सिर्फ एक ही लॉजिक है कि देश में, हमारे देश में या फिर आउटसाइड इंडिया में, जब आप किसी भी लॉ से आपका रूबरू होगा, इंटरेक्शन होगा, तो वो लॉ पढ़ा कैसे जाएगा, वो लॉ समझना कैसे है। तो गाइस उस लॉ को समझने के लिए उसमें कई सारे प्रोविजंस हैं, कई सारे टर्म्स हैं, और वो कोई एक्ट नहीं है। उसमें दो एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन रखा हुआ है, एक है इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन और एक है एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। व्हाट अबाउट द नेम? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब है विद इन द एक्ट। क्या जिस एक्ट को पढ़ रहे हैं उसी एक्ट में ऐसे बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं जो आपको हेल्प करेगा उस लॉ को, एक्ट को समझने के लिए। तो सबसे पहले आता है उसका टाइटल, एंड टाइटल इज नथिंग, इट्स अ नेम ऑफ द एक्ट। टाइटल इज नथिंग, इट्स अ नेम ऑफ द एक्ट। तो अब ये बताओ, हम यदि किसी भी तरीके से कंपनी बनाने की बात करते हैं तो हमारे देश में एक ही ऐसा पूरा कंप्लीट लॉ बनाया गया है जो कंपनी से रिलेटेड डील करने वाला है, एंड व्हाट अबाउट द नेम ऑफ द एक्ट? इट्स अ कंपनीज एक्ट। आई एम नॉट सेइंग कि और भी लॉज अप्लाई नहीं होंगे, और भी होंगे, लेकिन राइट नाउ यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ओनली वन पर्टिकुलर एक्ट, एंड इट्स अ कंपनीज एक्ट। तो गाइस सेक्शन 1 का सबसे पहला वर्ड है शॉर्ट टाइटल। तो आज के बाद शॉर्ट टाइटल का मतलब क्या हो गया? नेम ऑफ द एक्ट। तो जब आप कोई भी एक्ट पढ़ोगे तो आपको उस एक्ट की शुरुआत में यह जरूर देखना है कि सर उस एक्ट का नाम क्या रखा गया, क्योंकि एक्ट को हिंदी में वैसे क्या बोलते हैं? डू यू हैव एनी आइडिया? हाँ, धारा, सेक्शन को बोल, कानून, लॉ को कानून बोला जाता है, और अधिनियम, एब्सोल्युटली, एक्ट को अधिनियम बोला जाता है। थैंक गॉड हिंदी में लॉ नहीं पढ़ना है, तो फिर तो नो डाउट, तो वी ऑल बिकम अनसाउंड माइंड कि जो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं तो एक्चुअली सीरियस मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही कुछ हो जाता है हमारे लिए। तो आपके लिए एक अच्छी बात है कि आप हिंदी में, और वैसे कोई हिंदी मीडियम से एग्जाम तो नहीं प्लान कर रहा देने के लिए? यदि ऐसा तो मैं हाथ जोड़ दूं तो पहले ही क्लास से बाहर आप चले जाओ, वो बेटर रहेगा आपके लिए। हाँ, सो गाइज कम टू द पॉइंट। तो पहला सेगमेंट क्या आ गया हमारे लिए? वी हैव शॉर्ट टाइटल विच डील्स विद द
नेम ऑफ द एक्ट। अभी इसके लिए फ्लो चार्ट में बनवाऊंगा पूरा कंप्लीट पढ़ाने के बाद, सिंपल। और आप सबको मैंने बोला है पहले ही, यू जस्ट डू वन थिंग, 250-300 पेज का एक रजिस्टर बना लेना, जो भी चीज मैं लिखाऊंगा नोट कराऊंगा सब कुछ लिखना। लेकिन ये मत लिखना कि यदि मैं तुम लोगों से कोई बात कर रहा हूं उसको भी लिख दिया, सर ने कुछ बोला उसको भी लिख देते, क्योंकि एक्चुअली वन ऑफ माई फ्रेंड, तो सर ने ऐसे बोला कि चाय लेके आना, उसने ये भी लिख दिया सर चाय लेके आना। तो कुछ ऐसा हो गया और बाद में वो सोच रहे कि ये चाय लेके आना लॉ में कहां से आ गया। तो कुछ ऐसे, इतना भी मत खो जाना कि सर जो भी वर्ड बोले वो पत्थर की लकीर होगी उसको लिखते चले जाना, ऐसा नहीं करना है, सिंपल। चलो कोई बात नहीं। वी हैव अ सेकेंड पार्ट, यस। अब प्लीज फोकस। तो पहला हो गया शॉर्ट टाइटल, दूसरा क्या होता है? एक्सटेंट। दूसरा क्या होता है हमारे लिए? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द टर्म एक्सटेंट? एक बात ध्यान रखना, अब एप्लीकेबिलिटी 2 है, क्योंकि इसके लास्ट में आप पढ़ोगे तो एप्लीकेशन भी वर्ड लिखा हुआ है। तो यहां पे जो एक्सटेंट है वो किसकी बात कर रहे हैं? इट्स ऑल अबाउट द ज्योग्राफिकल एप्लीकेबिलिटी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्सटेंट इज ऑल अबाउट ज्योग्राफिकल एप्लीकेबिलिटी। हैव यू हर्ड अबाउट द वर्ड टेरिटरी ऑफ इंडिया? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वी हैव अ टेरिटरी ऑफ इंडिया, और ये टेरिटरी ऑफ इंडिया कहां लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 1 में। तो भारत के संविधान में टेरिटरी लिखा हुआ है। तो आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर, इफ आई एम टॉक अबाउट द टेरिटरी, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम यहां पे ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, और बार बार एक स्टेट का नाम पहले आता था, एंड जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर। और ऑल क्रेडिट गोज टू द एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसका स्टेटमेंट ऐसा था, मोदी मोदी, ऐसे है, मुझे ऐसा है, मोदी भक्त है। चलो, तो गाइस 2019 में जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक अमेंडमेंट के लिए एक बिल प्रेजेंट किया और आर्टिकल 370 को एबॉलिश किया गया। बट आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर, आर्टिकल 370 को कंप्लीट एबॉलिश नहीं किया गया। उसमें जो जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता था उसको खत्म कर दिया गया, और जम्मू एंड कश्मीर को जैसे अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर को भी रखा गया, और बोला अब किसी भी तरीके से कोई स्पेशल आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, कोई आपको स्पेशल प्रिविलेज हम देने की बात नहीं करने वाले। तो आर्टिकल नंबर 370 एबॉलिश होने के बाद जितने भी एक्ट थे जिसमें लिखा होता था होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, तो वो ऑटोमेटिकली वहां से वो एक्सक्लूडिंग वर्ड हट गया, तो सिर्फ क्या वर्ड रह गया? होल ऑफ इंडिया। बट ये एक्ट 2013 में जब आया था तभी इसमें वर्ड लिख दिया गया था होल ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब 2019 में जो आर्टिकल को चेंज किया गया उससे इस पे कोई फर्क, क्योंकि ये पहले से प्रिस्क्राइब था। एक्चुअली आपको पता है जितने भी मॉडर्न लॉ, ये मॉडर्न लॉ है, जितने भी आप मॉडर्न लॉ पढ़ोगे ना, ऑलमोस्ट यदि आर्टिकल 370 एबॉलिश नहीं भी होता तब भी उसमें वर्ड क्या मिलता आपको? इट्स ऑलवेज होल ऑफ इंडिया। इट्स मॉडर्न लॉ मतलब जो बेसिकली आज के टाइम पीरियड पे, तो सिंपल, तो जो आज के समय के लिए, तो उसके लिए बनाया गया। इट्स मॉडर्न नहीं बोल रहे, इट्स मॉडर्न, सिंपल। तो उसके लिए यहां पे जो लॉज बनाए गए, तो हम लोग जो एक्ट पढ़ रहे हैं, अच्छा एक बात तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इट्स मॉडर्न? नो। अच्छा हमारे देश में एक हिंदू लॉ भी है, हिंदू कम्युनिटी से रिलेटेड, मुस्लिम अगेन एक्ट भी है, तो वो सब क्या है? एक्चुअली ये ट्रेडिशनल है, वो मॉडर्न नहीं है, सिंपल। और आने वाले वक्त में अगेन एक प्रपोजल है, 2024 में यदि मोदी जी जीत जाते हैं अगेन, तो प्रपोजल इफेक्टिव हो जाएगा, और वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड आने का। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिससे क्या होगा? हिंदूज के लिए जो लॉज हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, मुस्लिम्स के लिए जो लॉज हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, और एक यूनिफॉर्म कॉमन लॉ बन जाएगा। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट होते हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, तो डोंट यू थिंक लॉ में भी तो चेंजेस होना जरूरी है? वो रिडंडेंट हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, उसको अभी भी लेके बैठे हुए। तो
लॉ समय के हिसाब से सोसाइटी में जैसे जैसे चेंजेस होंगे वैसे हमें किस में चेंज करना जरूरी है, लॉज में। तो गाइज एक्सटेंड का मतलब यहां पे ज्योग्राफिकल एप्लीकेबिलिटी है। एक्सटेंड का मतलब क्या रहेगा यहां पे, और ज्योग्राफिकल एप्लीकेबिलिटी में हम वर्ड एक ही बोलेंगे, होल ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? नेक्स्ट पार्ट आता है आपका क्या यहां पे, कमेंसमेंट। व्हाट अबाउट द टर्म कमेंसमेंट? तो कमेंसमेंट का मतलब द वर्ड कमेंसमेंट ऑब्टेन फ्रॉम द वर्ड कमेंस, एंड कमेंस का मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग, किसी चीज को स्टार्ट करना, किसी चीज को इंप्लीमेंट, किसी चीज को एग्जीक्यूट करना, किसी चीज को लागू करना, हम उसको नाम क्या देते हैं, कमेंसमेंट। और कमेंसमेंट का एक सिंपल वर्ड होता है इफेक्टिव डेट, कि किस दिन से वो लॉ हमारे ऊपर क्या होगा, अप्लाई होगा, किस दिन से वो लॉ अप्लाई होने वाला है। और इस पे अभी नो डाउट में डिटेल इंटरप्रिटेशन में बताने वाला हूं, क्योंकि इस एक्ट में और आगे जितने भी लॉस पढ़ोगे कमेंसमेंट एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म है, एंड जिसके लिए समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि सर कमेंसमेंट अल्टीमेटली किस डेट से माना जाएगा। आई थिंक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में भी आपने कमेंसमेंट वर्ड पढ़ा होगा, इफेक्टिव डेट। हैव यू रिमेंबर क्या था? इट्स फर्स्ट डे ऑफ सितंबर, इट्स 1872, यही था ना? यस और नो? हाँ, तो उसमें फर्स्ट डे ऑफ सितंबर इट्स 1872। तो कंपनीज एक्ट के लिए क्या डेट आएगा फिर? अच्छा सर, डेट लिखा हुआ 29 था। अब समझना है यहां पे, अब हमें इसके लिए पूरी डिटेल इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि आज से इंटरप्रिटेशन की बात स्टार्ट है। आप समझना है यहां पे, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप कोई भी एक्ट पढ़ रहे हो, उस एक्ट में देखना क्या कोई डेट मेंशन्ड है, क्या उसमें लिखा हुआ है कि ये एक्ट इस डेट से क्या होगा, आपका एप्लीकेबल होगा। यदि उस एक्ट में डेट मेंशन्ड है गाइस, तो वो एक्ट उसी डेट से क्या हो जाएगा, आपका एप्लीकेबल। वो एक्ट उसी डेट से क्या हो जाएगा आपका। स्टेप नंबर 1 अभी लिखा दूंगा सब कुछ। नंबर 1 क्या देखना है, इफ देयर इज अ डेट एज स्पेसिफाइड इन द एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ यू कैन से एप्लीकेबिलिटी इफेक्टिवनेस, तो उसके लिए वही डेट हमें क्या याद रखना है कि सर उस दिन से वो लॉ अप्लाई हो जाएगा। बट व्हाट वुड बी द सिचुएशन इफ नो डेट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड? यदि कोई डेट नहीं लिखा है तो फिर क्या होगा? हाँ सो यस, अच्छा पहला नोटिफिकेशन। और कोई ओपिनियन? जब प्रेसिडेंट का एसेंट। और कोई यहां पे ओपिनियन? अच्छा पार्लियामेंट को पावर दी जाएगी, ठीक है ओके। और कोई? जब बिल पास होगा। चलो सब अपना ओपिनियन शेयर करो नालायको, ऐसे पता कैसे चलेगा कि नो डाउट पढ़ने के लिए आए हो, ठीक है। लास्ट में नो डाउट ताली बजा के निकल जाओ क्लास के बाद, ठीक है। लक्ष्य तो आज सेलिब्रेट करने वाला भी है, आज ब्लू है, पानी 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 है, सिंपल। तो आज तो है रात को पार्टी ऑल नाइट है। सो गाइज, if there is no date, then the day on which president give the assent, तो जिस दिन अपना प्रेसिडेंट क्या देता है, एसेंट देता है, वो डेट बन जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जिसका मतलब वो डेट ध्यान रखना, फिर जिस दिन प्रेसिडेंट ने क्या दिया अपना कंसेंट, वही डेट क्या हो जाएगा आपका इफेक्टिव। अब इसमें एक क्वेश्चन है, मान लो प्रेसिडेंट ने 5 बजे इवनिंग में कंसेंट दिया, 5 o'clock, तो फिर वो किस दिन से इफेक्टिव, कब से होगा? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्लियर है? एक्ट बना, प्रेसिडेंट के पास वो पहुंचा, और प्रेसिडेंट के पास वो 5 o'clock पे पहुंचा, तो प्रेसिडेंट ने 5 o'clock पे साइन कर दिया। जैसे मान लो आज डेट क्या है, टुडे इज 17, तो आज मान लो 5 बजे प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, और एक्ट में कुछ भी नहीं लिखा वो कब से इफेक्टिव होगा। तो अब बताओ किस दिन से होगा? नेक्स्ट डे से, नेक्स्ट वर्किंग डे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वर्किंग डे एक वर्ड आया आपके तरफ से, और यस, और कोई ओपिनियन किसी का? और कोई ये कह रहा है कि सर वो 5 बजे से जिस दिन साइन किया उसी टाइम से वक्त, सेम टाइम सेम जगह सेम प्लेस, ऐसा कुछ? प्लीज ध्यान रखना, एक एक्ट जनरल क्लॉजेस एक्ट है जो 1897 में बनाया गया था, एंड आप लोगों ने आई थिंक हर जगह पे एक वर्ड पढ़ा है, ऑन एंड फ्रॉम। वर्ड सुना है आप लोगों ने? क्योंकि आपने
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में वर्ड पढ़ा था कि फर्स्ट डे, और उसमें वर्ड था मतलब ऑन एंड फ्रॉम। ऑन एंड फ्रॉम का मतलब है द फर्स्ट डे इटसेल्फ इनक्लूडेड ओवर देयर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो 1 सितंबर भी क्या था वहां पे? इंक्लूड, कि सर 1 सितंबर को भी वो लॉ। तो अब जो स्पेसिफिकली जनरल क्लॉजेस एक्ट बनाया गया है, उस जनरल क्लॉज एक्ट का अब मतलब समझना क्या है। गाइस एक बात बताओ, हम यदि बात करें आप सब लोगों के लिए, दिन की शुरुआत कितने बजे से? सर जब हम लोग उठ जाए तभी शुरुआत है हमारे लिए। शाम में 5 बजे उठे तब से शुरुआत है। यस, ऑन अ सीरियस नोट, डे आपका जो बिगिनिंग स्टार्ट होता है वो कहां से होता है? 9 बजे, 6 बजे, डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। क्या बात है, जब कम्बल खींच ले या फिर उड़ता उड़ता चप्पल और जूते आ जाए हमारे ऊपर कैसे, ठीक है। तो ऐसे कुछ। फैक्ट्रीज एक्ट 90 आपका 1948, फैक्ट्रीज एक्ट एक और एक्ट है। अब समझना बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ऑलवेज मिडनाइट 12 AM हर दिन की शुरुआत तब से मानी जाती है। तो यदि आज हम लोग बात करें डे, तो वी हैव ट्यूसडे। तो ट्यूसडे की जो शुरुआत हुई कितने बजे? मिडनाइट 12 o'clock पे। तो जो प्रेसिडेंट ने 5 बजे लॉ साइन किया वो 12 बजे रात से एप्लीकेबल माना जाएगा, क्योंकि रीजन बीइंग इट्स नॉट नेक्स्ट डे, सेम डे। क्योंकि वर्ड क्या लिखा है? ऑन एंड फ्रॉम। एंड ऑन का मतलब है द डे इटसेल्फ, और उस डे की शुरुआत कितने बजे हुई? तो तब से वो एक्ट की एप्लीकेबिलिटी मानी जाएगी। अब एक बात तो कंफर्म, 12 बजे रात में कोई कंपनी बनाने तो नहीं बैठेगा ना, इट्स अ कॉमन सेंस। लेकिन जो जनरल क्लॉज एक्ट में बोला गया वो ये बोला गया कि जो एक्ट की एप्लीकेबिलिटी स्टार्ट होगी कितने बजे? इट्स 12 AM, इट्स मिडनाइट वहीं से। और वो मिडनाइट कौन से डे का? जिस दिन उसने साइन किया है। तो 5 o'clock मत मानना है, वो 12 AM मानना है, मतलब उस डे की जब बिगिनिंग शुरुआत हुई। क्योंकि एक्ट में क्या लिखा होता है? ऑन एंड फ्रॉम। तो ऑन का मतलब क्या? कोई टाइम को रिप्रेजेंट करता है, डे को रिप्रेजेंट करता है? डे। और डे की शुरुआत हमेशा कब से? इट्स ऑलवेज 12 AM। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बात फाउंडेशन में कभी नहीं पढ़ी होगी, मैंने भी नहीं पढ़ाई थी इनफैक्ट, क्योंकि हर चीज वहां पढ़ा दे फिर नो डाउट इंटर में आके क्या पढ़ोगे फिर तो लॉ तो समझ में आ गया और क्या है। तो गाइज ये बात जनरल क्लॉज एक्ट में लिखी हुई है। तो सर ये जनरल क्लॉज एक्ट है क्या? अभी सब कुछ समझ में आएगा आपको, क्योंकि वो एक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपके सिलेबस में वो आगे रहे या ना रहे, बट प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत रेलेवेंट होने वाले हैं। तो गाइज अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक बात समझ में आ गया कमेंसमेंट के लिए कि सर यहां पे डे कौन सा है? आप 29 अगस्त, 29 अगस्त। बट द इंपॉर्टेंट पार्ट क्या 29 अगस्त को पूरा कंपनीज एक्ट अप्लाई हो गया था? दिस इज माई क्वेश्चन। ओनली सेक्शन 1, ओनली सेक्शन नंबर 1। अब जरा लॉ पढ़ना आता है सबको? कंफर्म ना? लॉ पढ़ना आता है ना? चलो अब मैं एक स्टेटमेंट आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं। तो हाँ, ये बात सही पकड़ा आपने। दिस इज ऑल अबाउट द एक्चुअल इंटरप्रिटेशन। सर लॉ पढ़ना आता है, बट आपने क्वेश्चन ये नहीं पूछा लॉ इंटरप्रेट करना आता है नहीं आता है। देखो ये हुआ लॉ की एक्चुअली, यस। तो कोर्ट में एक्चुअली ये टर्म बहुत मैटर करते हैं कि आप क्या बोलते हैं। कि सर आपने बोला पढ़ना, तो इट्स जस्ट इंग्लिश, पढ़ तो सकते हैं, बट आपने ये नहीं पूछा सर इंटरप्रिटेशन। तो अब नेक्स्ट ये पढ़ना आता है और इंटरप्रिटेशन करना आता है, ट्राई कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। तो लेट्स बिगिन विद द सेगमेंट। एंड गाइज एक बात बताओ, सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या वर्ड लिखा हुआ है? सभी लोग बोलेंगे द एक्ट मे बी कॉल्ड कंपनीज एक्ट। द एक्ट मे बी कॉल्ड कंपनीज एक्ट। सिंपल, इसको कंपनीज एक्ट बोल सकते हैं। और लॉ मेकर ने दी नाम बदल दिया तो कुछ और भी हो सकता है। आप नहीं बोलोगे लॉ मेकर यदि कुछ, लॉ मेकर का मतलब है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आगे क्या वर्ड लिखा है? क्या वर्ड आ गया? एक बात तो समझ में आ गया, किस एक्ट का नाम क्या है? कंपनीज एक्ट।
दूसरी बात ये भी क्लियर है कि सर ये अप्लाई कहां पे होगा? आई जस्ट वांट टू नो, होल ऑफ इंडिया इट्स अ ज्योग्राफिकल एप्लीकेबिलिटी और नॉट? यस। क्या बोलेंगे इसको आज से? ज्योग्राफिकल एप्लीकेबिलिटी। अब नाउ वी हैव नेक्स्ट पार्ट, यहां पे पॉइंट नंबर कौन सा आपका? 3। अब जरा थर्ड पे आते हैं और लेट्स सी, देखते हैं कौन पढ़ते हैं और कौन इंटरप्रिटेशन बताते हैं। जो मैं टर्म यहां पे बोलने वाला हूं, दिस सेक्शन शैल कम, क्या लिखा आपका? इनटू एट वंस। हाँ, ठीक है। ये सेक्शन अच्छा, जब जब धर्म की हानि होगी, नहीं जब जब नोटिफाई किया जाएगा। चलो, और कोई ओपिनियन? ये अभी से फोर्स में आएगा। ठीक है, वो आगे कहानी अपने साथ में ऐड कर दी। हाँ, पीछे वो फोन छोड़ दे नलायक, पत्थर रखो फेंक के मार दूंगा, बता रहा हूं मैं। हाँ, एनीवन? बालकनी वाले पीछे, वो ऐसे सदमे पड़े हुए हो, क्या ये क्या है? ऐसा सिचुएशन हो रहा है, ये लॉ क्या चीज है ये? अच्छा, तो फाउंडेशन में लॉ से खत्म होता है, अभी दोबारा लॉ पढ़ना पड़ेगा। गाइस प्लीज अब समझना, यहां पे इसका मतलब ये है कि सेक्शन 1, अब 1 से पहले एक बात मैं बताता हूं, लॉ मेकर किसका इंपॉर्टेंट कॉल है, उठा लो। आज ब्लू है, पानी पानी नहीं, चलो। हाँ, तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। सेक्शन में, सेक्शन के अंदर बहुत सारे सबसेक्शंस होते हैं और बहुत सारे सबसेक्शन के साथ बहुत सारे क्लॉज भी होते हैं और बहुत सारे क्लॉज के साथ बहुत सारे सब क्लॉज भी होते हैं। तो लॉ मेकर यदि सेक्शन को पार्ट में एग्जीक्यूट करना चाहे, पार्ट में लागू करना चाहे, वो पार्ट में कर सकते, उनकी मर्जी, उनकी मर्जी। और एक बात ध्यान रखना, लॉ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बनाता है, अप्रूव करता है, लेकिन वो इंप्लीमेंट वो नहीं करते। इंप्लीमेंट कौन करता है? गवर्नमेंट, मतलब एग्जीक्यूटिव। कौन इंप्लीमेंट करता है? तो बताओ, इस एक्ट पे साइन कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। तो पहले एग्जीक्यूटिव कौन बन गया? उसके बाद पीएम, उसके बाद वो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री जिससे रिलेटेड वो लॉ है। जैसे हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। पार्लियामेंट ने ये बात बोली गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट इधर आ, सुन मेरी बात। बोला सुनाओ। बोला रिमेनिंग सेक्शन तू जैसे चाहे वो इंप्लीमेंट कर दे, लेकिन सेक्शन 1 को आधा अधूरा इंप्लीमेंट नहीं होगा, ये जिस दिन इंप्लीमेंट होगा पूरा ही होगा। तो एट वंस का मतलब है कि ये पूरा सेक्शन 1 एक ही साथ, एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हो गया? इंप्लीमेंट हुआ। ये नहीं बोला गया कि सेक्शन नंबर 1 का पॉइंट 1 किसी और दिन अप्लाई होगा, पॉइंट 2 किसी और दिन अप्लाई होगा, पॉइंट 3 किसी और दिन। बोला नहीं, सेक्शन 1 जिस दिन आप लेके आओगे उसी दिन एट वंस, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पूरा सेक्शन 1 क्या हो जाएगा? तो गाइस इसमें पॉइंट कितने? 1 2 3 4। अभी मैं पॉइंट बोल रहा हूं, लेकिन उसको क्या बोलेंगे अभी आएगा, अभी क्वेश्चन। रुको जरा, भी उस पर आते हैं। तो गाइस, हाँ कह रहा सब्र करो। तो गाइस वी हैव 4 पॉइंट्स, वी हैव 4 पॉइंट्स। तो अब इसमें तीसरे पॉइंट में बोला गया है, क्या यहां पे सभी सेक्शन की बात बोलेगी या फिर वर्ड लिखा है दिस सेक्शन? इट्स सेक्शन 1। क्या लिखा है? कम इनटू फोर्स एट वंस। क्या बोले? ये सेक्शन पूरा जब भी लाओगे एक बार में आएगा, इसके अलावा दोबारा इसको लाने की रिक्वायरमेंट, क्योंकि एक बाबू तो दोबारा रिक्वायरमेंट कैसे बचेगी जब पूरा ही इंप्लीमेंट हो चुका, उसको काहे का दोबारा लेके आओगे भाई? तो इसका मतलब ये एट वंस, चाहे 29 को लेके आओ या फिर किसी और दिन लेके आओ, वो जब भी आएगा वो कंप्लीट आने वाला है, उसका कोई भी पार्ट रहेगा नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो 29 ऑफ अगस्त एसेंट किसने दिया? प्रेसिडेंट ने। और उसी दिन से सेक्शन 1 क्या हो गया आपका? एप्लीकेबल, पार्टली या फिर कंप्लीटली? यस, एब्सोल्युटली, इट्स होल ऑफ दिस सेक्शन फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स। उसी दिन से वो पूरा सेक्शन अप्लाई होगी। आई होप समझ में आ गया। तो ये स्टेटमेंट, दिस इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। अब आपको इंटरप्रिटेशन यहां पे समझ में आ गया, उस वर्ड का मतलब क्या था? सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे लॉ मेकर ने क्या बोला है? द रिमेनिंग प्रोविजंस। एक बात याद रखना,
नॉर्मली जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से पावर नहीं मिलता है कि आप उस एक्ट को अलग अलग टाइम पीरियड पे क्या कर सकते हैं, उसको नोटिफाई कर सकते हैं, तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो अलग अलग डेट पे उस एक्ट को नोटिफाई नहीं कर सकती। तो इसका मतलब है यदि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने नहीं बोला है तो पूरा एक्ट क्या होगा, सेम डे पे अप्लाई हो जाएगा। एक बाबू तो यदि ये स्टेटमेंट जो मैं पढ़ाने वाला हूं ये नहीं होता तो डोंट यू थिंक 29 अगस्त को ही पूरा कंपनीज एक्ट क्या हो जाता, एप्लीकेबल। लेकिन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को ये बात पता है कि सर कंपनीज एक्ट 1956 इतने सालों से लोग फॉलो कर रहे हैं और अचानक से उनके ऊपर 470 सेक्शन इंपोज कर दोगे तो उनको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो वी हैव टू गिव देम टाइम, हमें उनको वक्त देना पड़ेगा सो दैट का वो एक एक प्रोविजंस को पढ़े और पढ़ने के बाद उनको समझ में आए और समझ में आने के बाद फिर हम उसको क्या करने वाले हैं, लागू करने वाले हैं। गाइस ये वक्त कंपनी को नहीं दिया गया, ये वक्त कंपनीज में जितने भी क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं उनको दिया गया, मतलब हम सभी लोगों को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि रीजन बीइंग कंपनी एज वी नो दैट आर्टिफिशियल पर्सन, तो कंपनी को चलाने वाले कौन है, हम ही सब लोग तो हैं। तो इसका मतलब हमें एक बाबू तो एक दिन में 470 सेक्शन, डू यू थिंक पॉसिबल है पढ़ना? आंसर इज नो, इट विल टेक टाइम। आप इमेजिन करो अभी 2 घंटे के अंदर अंदर सेक्शन 1 भी कंप्लीट हो जाए, बहुत बड़ी बात है। यू जस्ट इमेजिन, क्योंकि दिस नॉट अ फाउंडेशन, क्योंकि यहां पे कई सारे टर्म्स की इंटरप्रिटेशन आपको करनी पड़ेंगी, तो आपको समझना है। तो गाइज अब आगे बढ़ते, तो इसीलिए यहां पे गवर्नमेंट को दिया गया पावर। तो वो तो एक्ट कहां बना, पार्लियामेंट में। तो सेक्शन 1 भी किसने बनाया, पार्लियामेंट ने। और सेक्शन 1 में सबसेक्शन 3 में पावर भी किसने दिया, पार्लियामेंट ने। और वो पावर किसको दिया गया, किसको दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो गाइस जहां जहां पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा होगा इस एक्ट में, तो पहले हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की, और फिर हम बात करेंगे रीजनल डायरेक्टर की, और फिर हम बात करेंगे आरओसी। क्योंकि इस पूरे एक्ट के लिए हम 3 अथॉरिटी की बात करेंगे। सबसे पहले वी हैव नंबर 1 एमसीए, नंबर 2 आरडी, नंबर 3, इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? बीच बीच में मैं आपको दिखाते रहूंगा कि नो डाउट कितने आरडी और कितने आरओसी है। सिंपल, नो नीड टू वरी अबाउट इट। राइट नाउ वी हैव 7 आरडी इन इंडिया एंड वी हैव 25 ROC. But how many number of MCA? It's only 1, क्योंकि it's a Ministry of Corporate Affairs for the entire nation, तो वो एक ही। आई होप समझ में आ गया, ध्यान रखना। तो गाइज अब यहां पे सेक्शन 1 का सबसेक्शन नंबर मतलब पॉइंट नंबर 3 ने पावर दिया, द रिमेनिंग प्रोविजन शैल, क्या लिखा है, ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन। और वो नोटिफिकेशन कहां पे आएगा, हैव यू सीन द ऑफिशियल गैजेट? नहीं सुना है, किसी ने भी नहीं देखा है। एक्चुअली आज के टाइम पे तो ऑनलाइन का जमाना है, तो वी हैव ऑफिशियल गैजेट एंड वो किस तरीके का होता है, लेट यू नो, मैं दिखाता हूं आप लोगों को, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ वो सारी चीजें अब आपको साथ में जानना है, प्रैक्टिकली समझना है कि वो होते क्या। तो गाइज आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन द मिनिस्ट्री, और सबसे पहले यहां पे हिंदी में आपको पता है क्या बोलते हैं इसको, भारत का राजपत्र, इट्स गैजेट ऑफ इंडिया। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, भारत का राजपत्र। पत्र इज नथिंग, इट्स लेटर विच हैज बीन इशूड बाय द होम, बाय द किंग ऑफ द कंट्री। और हमारे देश में कोई किंग तो है नहीं, तो फिर किसने इशू किया, वो गवर्नमेंट ने। तो दैट्स व्हाई इट्स ए नेशन, इट्स भारत का राजपत्र। सिंपल। तो जस्ट वेट फॉर इट। तो गाइस दिस इज द मिनिस्ट्री, और आज जितने भी लॉज होते हैं वो सब यहां पे आपको नजर आ जाएंगे। तो egazette.nic.in ऊपर दिख जाएगा आपको, इट्स egazette और .nic.in। जब ये वेबसाइट नहीं था तब ये लॉ एक्चुअली फिजिकली पब्लिश होता था, तब ये फिजिकली पब्लिश होता था। और फिजिकली किस तरीके का होता था, जस्ट वेट फॉर इट, मैं आपको दिखाता हूं कोई भी एक्ट ओपन करके।
चलो LLP एक्ट ही ओपन कर लेते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है तो होपफुली हमारे देश में हर बात पे लॉ बन जाते हैं, एक अच्छी बात ये है। Just wait. Okay. पहले ऑन करना है, क्या करना है? अच्छा, यस, ऑल ऑफ यू कैन सी व्हाट अबाउट द नेम। तो ये है एक्चुअली जिस दिन लॉ बनता है और जो पब्लिश होता है, ये कभी फिजिकल इस तरीके से पब्लिश होता था, अब नहीं मिलेगा। अब आपको अभी ऑनलाइन मैंने वेबसाइट दिखाया, इट्स ई गैजेट, तो वो सारे वही मिल जाएंगे। नहीं तो अदरवाइज ये आपको इस तरीके से गैजेट इशू होता था, एंड जिसमें टॉप में इट्स भारत का राजपत्र, देन यू कैन सी द गैजेट ऑफ इंडिया, एंड नाउ वी हैव अ वेबसाइट। एंड अभी हमने वेबसाइट की बात, लेकिन अभी भी बहुत जगह पे एक्ट आप ढूंढोगे तो इस तरीके से आपको गैजेट फिजिकली आपको मिल सकता है। तो इसका मतलब सॉफ्ट कॉपी में आपको ऐसा दिखेगा, और पहले गवर्नमेंट की तरफ से लॉ इसी तरीके से पब्लिश किया जाता था। तो गाइज अब आप इमेजिन करो, शायद अननेसेसरी का फिजिकली ऐसे पब्लिश करके लोगों तक पहुंचाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यू जस्ट इमेजिन यदि हमारे देश में सभी को ई गैजेट के बारे में बता दिया गया तो बताओ, डोंट यू थिंक सबके सब वहीं पे एक्ट देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं? नहीं, उनको कहीं और जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पानी दे, तो चलिए कोई बात नहीं, आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो होपफुली समझ में आ गया, दिस इज ऑल अबाउट द पेपर, एंड इट्स बेसिकली द ऑफिशियल पेपर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड दैट्स व्हाई द नेम विल बिकम इट्स गैजेट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र। एंड नाउ वी कैन सी इट ऑन ऑनलाइन, एंड वो किस वेबसाइट पे नजर आएगा आपका? इट्स egazette.nic.in पे मिलेगा। तो अभी तक मैंने दो वेबसाइट आपको दिखाई है, एक मैंने दिखाया था MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो अभी मैंने ओपन किया है, और दूसरा वेबसाइट कौन सा हो गया आपका? ई गैजेट का। तो ऐसे करके नंबर ऑफ टाइम अलग अलग स्टेटमेंट आएंगे, अलग अलग टर्म आएंगे, एंड वो आपको वेबसाइट भी दिखाते जाऊंगा कि किस तरीके से आप सारी चीजें रियल लाइफ में प्रैक्टिकली इन सभी वेबसाइट्स पे आप जाके अपने से खुद से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आप वहां पे क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हो। चलो मुद्दे पे आते हैं, एंड हियर वी हैव नेक्स्ट पार्ट। तो गाइज, तो सेक्शन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 3 ने क्या कर दिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पावर दे दिया, और गवर्नमेंट हियर मींस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA, और बोला कि भाई आप अलग अलग डिफरेंट डेट फिक्स कर सकते हैं, डिफरेंट डेट अपॉइंट कर सकते हैं, किसके लिए गाइस? डिफरेंट प्रोविजंस के लिए। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि सर कंपनीज एक्ट में जितने भी रिमेनिंग सेक्शन है उन सब के लिए अलग अलग डेट गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकते हैं? प्रिस्क्राइब्ड कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, और आपको जितने भी नोट्स मिलने वाले हैं ध्यान रखना, जो सेक्शन जिस दिन नोटिफाई किया गया उस डेट के साथ मिलेगा, ताकि आपको सोचना नहीं पड़े कि सर किस डेट पे अप्लाई हुआ था। तो व्हाट आई हैव डन, हर सेक्शन के ऊपर जिस दिन वो नोटिफाई किया वो नोटिफाइड डेट भी लिखा है मैंने, सो दैट आपको ये बात समझ में आएगी कि वो सेक्शन किस दिन नोटिफाई किया गया था।
बट आपको एग्जाम के लिए वो याद नहीं रखना है, बट एटलीस्ट आपको कॉमन सेंस कि कोई पूछता है तो एटलीस्ट उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होना चाहिए कि वो सेक्शन नोटिफाई कब हुआ और कब से वो हमारे ऊपर लागू हो गया था। तो अभी तक हम लोगों ने 3 पॉइंट्स पढ़े, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 1 किससे डील करता है आपका? शॉर्ट टाइटल। पॉइंट नंबर 2 किससे डील करता है आपका? एक्सटेंड। एंड पॉइंट नंबर 3 किससे डील करता है आपका? व्हाट अबाउट द नेक्स्ट? इट्स ए यू कैन से द कमेंसमेंट एंड द पावर हैज गिवन टू द सीजी। दो चीजें हैं यहां पे, इट्स नॉट ओनली द कमेंसमेंट बट ऑल्सो द पावर हैज गिवन टू द सीजी फॉर कमेंसमेंट, क्योंकि 3 में सिर्फ एक ही सेक्शन कमेंस हुआ, वो कौन सा सेक्शन? 1, क्योंकि 29 ऑफ अगस्त को सिर्फ एक ही बात यहां पे लिखी, दिस सेक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिर्फ यही सेक्शन है रिमेनिंग। क्या ये सेक्शन पार्ट में है 1 या फिर एट वंस? मींस कंप्लीट सेक्शन। लेकिन क्या रिमेनिंग के लिए गवर्नमेंट को पावर दिया गया कि डिफरेंट प्रोविजंस आप अलग अलग डेट पे क्या कर सकते हैं? नोटिफाई कर सकते हैं। आगे की लाइन अभी नहीं पढ़ना है, जब आगे सेक्शन पढ़ाऊंगा तो कोरिलेट कराऊंगा यहां पे, बट पहले ये 3 बातें समझ में आ गई आप लोगों को। किसी को डाउट यहां पे? नेक्स्ट पे आते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो ओवर देयर, वी नेवर नो, यहां पे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो गाइज अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, अब यहां पे एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट। देखो एप्लीकेबिलिटी से पहले यदि मैं बात करूं, वेन एवर वी टॉक्स अबाउट द कंपनी, तो गाइज एक बात तो हमारे देश में यदि बात करें कंपनीज एक्ट बनाने की, तो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन से एंट्री नंबर में यह पावर दिया गया कंपनी लॉ बनाने का? एंट्री नंबर 43 ऑफ द यू कैन से द यूनियन लिस्ट। एंट्री नंबर 43 ऑफ यूनियन लिस्ट जिसमें यह पावर दिया गया। एंट्री नंबर विच वन? 43 ऑफ विच लिस्ट? यूनियन लिस्ट। और यूनियन लिस्ट में लॉ कौन बनाता है? सिर्फ इट्स बेसिकली द पार्लियामेंट, क्योंकि लेजिस्लेचर कौन है आपका? तो एक्चुअली पार्लियामेंट पूरा क्या आता है? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, क्योंकि एसेंट कौन देता है? तो इसका मतलब हमारे देश में जो लेजिस्लेचर वो कौन कौन है आपका? लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। इनको मर्ज कर दो तो पूरा क्या बन जाएगा? लेजिस्लेचर बन जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पार्लियामेंट में क्या सिर्फ पोजीशन वाले बैठे होंगे या अपोजिशन वाले भी? बोथ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दोनों ही बैठते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट, तो उसमें सिर्फ कौन होते हैं? जो पोजीशन, क्योंकि पोजीशन में से जिसको सेलेक्ट किया गया, इसका मतलब मिनिस्ट्रीज, तो जितने भी मिनिस्टर्स हैं सिर्फ वही होते हैं उसमें। और कैबिनेट का चीफ कौन होता है? इट्स ऑलवेज प्राइम मिनिस्टर। ये बात हम लोगों ने डिस्कस की। तो गाइज एक बात बताओ, हम यदि हमारे देश में बात करें तो कंपनी की, तो वी हैव अ ट्रेडिंग कंपनी, वी हैव ऑल्सो यू कैन से द बैंकिंग कंपनी, वी हैव ऑल्सो यू कैन से द इंश्योरेंस कंपनी, यस और नो? देन वी हैव ऑल्सो यू कैन से द व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एंड अदर कंपनीज बोल सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे अलग अलग कंपनीज हैं। क्योंकि जो मैं पढ़ाने वाला हूं उससे पहले आपको यह जानना है कि हमारे देश में कंपनी अलग अलग कैटेगरीज की है, और इस कंपनी के साथ एक और टर्म ऐड करेंगे, दैट इज नॉन एज इट्स ए बॉडी कॉर्पोरेट। I'll discuss section number 2 clause number 11 of the Companies Act, which deals with the definition of the body corporate. I'll discuss the definition of company, section 2 clause number 20 of the Companies Act. Just wait for it. तो अभी उसकी बात करेंगे, अभी बहुत कुछ पढ़ना है हम लोगों को। लेकिन अब हम लोगों ने इस तरीके से कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट की यहां पे बात की। मुद्दा ये आता है कि सर कंपनीज एक्ट 2013 क्या ये पूरा इन सब पे अप्लाई होगा या फिर नहीं? क्या इन सब को कंपनीज एक्ट 2013 पूरा कंप्लीट फॉलो करना पड़ेगा या फिर नहीं? ये बात कहां लिखा है? सेक्शन नंबर 1 सबसेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 1 सबसेक्शन, तो याद रखना इसका सबसेक्शन नंबर, सेक्शन नंबर 1 सबसेक्शन नंबर, यस राइट नाउ वी कैन से इट्स ए पॉइंट नंबर 4, बट अदरवाइज वो है क्या? वो सबसेक्शन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले वर्ड क्या लिखा है? कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट बोले तो कंपनीज एक्ट 2013, इट्स ए कॉमन सेंस, इट्स ए बेसिक पार्ट, ये फाउंडेशन में पढ़ा है ये वाला तो। लेकिन उसके आगे वर्ड लिखा है अंडर एनी प्रीवियस कंपनी। गाइज यहां पे प्रीवियस कंपनीज एक्ट क्यों नहीं लिखा?
अच्छा, एक्ट तो चेंज हो गया और लॉ में और चीजें होती हैं, ठीक है। और कोई ओपिनियन? बट पहले हमारे पास वी हैव कंपनीज एक्ट 1956, तो यहां पे कंपनीज एक्ट 1956 भी लिख सकते थे, उससे पहले भी था 1913, उससे पहले भी था कुछ, यस 67, 60, देन वी हैव इट्स 1844, है ना। ऐसे बहुत सारे एक्ट, टेंशन मत लो, पढ़ेंगे वो भी, प्रीवियस कंपनी लॉ किसको बोला जाता है। एक बात बताओ, 1956, फिर 1912 और 13, देन वी हैव यू कैन से द 1844, क्या इतने सारे अलग अलग एक्ट को लिखने से बेटर क्या है, एक वर्ड क्या लिख दो, लॉ। और वो सारे लॉज जितने भी, वो सारे लॉज किससे रिलेटेड है, डोंट यू थिंक कंपनीज एक्ट 2013 को छोड़ के जितने भी प्रीवियस कंपनी लॉ है, प्रीवियस कंपनीज एक्ट, वो सब एक ही वर्ड में आ गया। दिस ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ मेकर। लॉ मेकर ने कहा, एक बात हो तो 1844 इंडिया में, पता है कंपनीज का कॉन्सेप्ट कब से, ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आया था, यू जस्ट इमेजिन ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स 16th सेंचुरी, तब से कंपनी का कॉन्सेप्ट है हमारे देश में। 200 साल तक उन्होंने नो डाउट हमें डिसिप्लिन सिखाया। एक्चुअली ब्रिटिशर्स हमारे देश में जब थे तो उन्होंने गुलाम तो बनाए, लेकिन हमारे देश में नो डाउट हमें डिसिप्लिन एक्चुअली क्या होता है वो उन्होंने ही सिखाया, जो थोड़ा बहुत है। क्योंकि यदि वो ब्रिटिशर्स होते तो और हम लोग डिसिप्लिन लाइफ जीते। हैव यू सीन द मैच इन लॉर्ड्स पे जब क्रिकेट मैच होता है, आपने देखा है, कोई भी टीम वाले सेंचुरी मारे, सभी लोग कितने अच्छे से क्लैपिंग करते हैं। और यहाँ पे ईडन गार्डन में कोलकाता में मार दे जरा, देखो पाकिस्तान या कहीं और से, कह रहे बॉटल टमाटर सब फेंक मारे इसके ऊपर, तो ये वाला सिचुएशन होता है। ऐसा होता है, अरे बहुत। अब तो धीरे धीरे यंगस्टर्स मैच ही बहुत कम देखते हैं, बट पहले 1996 का एक बार वर्ल्ड कप देखना, हाँ 1996 का वर्ल्ड कप देखना एक बार, एंड तब आपको रियलाइज होगा ईडन गार्डन में अल्टीमेटली हुआ क्या था। तो दिस इज ऑल अबाउट दी इंडिया। तो गाइज, कंपनीज जितने भी प्रीवियस कंपनी लॉ है, बेसिकली कंपनीज एक्ट, तो लॉ मेकर ने कहा भाई ऐसा है वो सारे प्रीवियस कंपनी लॉ ले लो, वो सारे एक्ट ले लो उन सबको। लेकिन अब मुद्दा ये है सर, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड वो प्रीवियस कंपनी लॉज कौन कौन से थे। तो कोई बात नहीं, सेक्शन नंबर 2 में वो भी डिफाइंड है, सेक्शन नंबर 2 में वो भी डिफाइंड है, जस्ट वेट फॉर इट। आपको दिखा देता हूं वो कंपनीज एक्ट, फिर हम लोग उसको वापस से पढ़ेंगे बाद में। Yes, section 2 clause number 67. What about the heading? Previous company law. तो अब आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो प्रीवियस कंपनीज एक्ट में आपको सारे कंपनीज एक्ट आ जाएंगे जो अभी तक इंडिया में रहे। ईच एंड एवरी कंपनीज एक्ट विल बी देयर, चाहे वो सिक्किम का अलग कंपनीज एक्ट हो, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड हो, सारे कंपनीज एक्ट। बट आप लोगों को एग्जाम के लिए फ्रैंकली टेलिंग इसको रिटेन नहीं करना है, बट प्रैक्टिकल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से यू नो वेरी वेल कि आपके कंपनीज एक्ट कितने सारे थे। क्योंकि रीजन बीइंग, आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू, ये बताओ 1866 में जो लॉ बनाया गया था कंपनीज एक्ट, क्या उस कंपनीज एक्ट में जो कंपनी बनाई गई होंगी, तो बताओ आज भी हम उसको कंपनी मानेंगे नहीं मानेंगे, और क्या उसके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई होगा नहीं होगा? यस, क्या वो ये बोल सकते हैं सर हम लोगों ने तो 1866 कंपनीज एक्ट फॉलो किए? बोलो बेटा फॉलो किया था ना, अब आपको नहीं करना है, क्योंकि अब कौन सा करना पड़ेगा 2013। बट अगेन आई हैव अ क्वेश्चन, क्या उन सभी कंपनीज को दोबारा अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा? आंसर इज नो। इसका मतलब है रजिस्ट्रेशन वाला जो प्रोविजन कंपनीज एक्ट में पड़ेंगे वो उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि रीजन बीइंग बोला जब कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में आ चुकी है तो उसको दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन आपको अपनी कंपनी को आगे चलाने के लिए, आगे फ्यूचर में यदि कंपनी बंद करते हैं उसके लिए आपको कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना है। आई होप समझ में आ गया। तो गाइज इन सभी के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 क्या होने वाला है? अप्लाई। तो वी हैव एप्लीकेबिलिटी। तो गाइज एक बात बताओ, पहले पॉइंट में क्या समझ में आ गया? सर वी हैव ऑल कंपनीज,
incorporated either under Companies Act 2013 or you can say the previous company law. अब से अलग अलग ईयर याद नहीं रखना है, सीधा क्या वर्ड यूज करना है, प्रीवियस. और प्रीवियस कंपनी लॉ कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 67 which deals with the definition of previous company. Are you getting my point? याद रहेगा सेक्शन 2 क्लॉज नंबर, टेंशन मत लो, ये किस सेक्शन से पहले आएगा, सेक्शन 2 क्लॉज 68 प्राइवेट कंपनी से पहले. तो प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन किस में, 2 क्लॉज 60, उससे ऊपर क्या आएगा 67, किससे डील करता है. चलिए आगे, अभी पता चलेगा कि नो डाउट हमारे पूरे सिनेरियो में नो डाउट ये सेक्शन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होने वाले सेक्शन 2 के सारे प्रोविजन. अभी अल्फाबेटिकल आपको दिखेगा बट कोई बात नहीं. पहला पॉइंट क्लियर है यहां पे, किसी को डाउट. नेक्स्ट, विच कंपनी. चलो अब इंश्योरेंस कंपनी वर्ड पढ़ते हैं, अभी होल्ड कर लेना अपने आप को. अब आपको सोचना है, क्योंकि लॉ इज ऑल अबाउट योर, जितना आप सोचते हो उतना समझ में आता है. क्या इंश्योरेंस कंपनी, हमारे देश में जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं कोई, वी हैव LIC, HDFC के भी आते हैं, ICICI, यस, तो वी हैव n नंबर ऑफ, बजाज आलियांज का भी आता है, बहुत सारे ऐसे, वी हैव n नंबर ऑफ कंपनीज. आपको पता है जितने भी आपको बड़े बड़े इंडस्ट्रीज नजर आएंगे वो सबके सब इंश्योरेंस कंपनी में नजर आएंगे. मैक्स लाइफ नाम सुना आप लोगों ने, यस और नो, यस वी हैव. आपको पता है, लेकिन आपको हमारे देश में इंश्योरेंस कंपनीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया. एक रखा गया LIC, एक रखा गया GIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड जो है, और दूसरा आपका जनरल. आपको पता है जनरल में क्या आता है, अदर देन लाइफ, जो पॉलिसीज लाइफ के अलावा है, जैसे अपने कार का, बाइक का, मेडिक्लेम, ये सब किसका पार्ट बन जाता है, GIC का, जनरल इंश्योरेंस का. ये सब के सब किसका पार्ट है, आपके GIC, दैट इज जनरल इंश्योरेंस. आई होप समझ में आ रहा है. तो गाइज अब हम लोग यहां पे क्या LIC और GIC की बात करें, या फिर वी हैव इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस. तो डोंट यू थिंक बोथ विल बी देयर, चाहे वो LIC से रिलेटेड हो या फिर जनरल. तो वी डोंट केयर अबाउट इट, क्योंकि दोनों ही यहां पे इंक्लूड होने वाले. अब समझना, 1938 पहला ईयर हमारे लिए, 1938. 1938 में हमारे देश में एक लॉ बनाया गया था जिसका नाम था इंश्योरेंस एक्ट. जिसका नाम क्या रखा गया था, इंश्योरेंस एक्ट. गाइस एक बात बताओ, एक्ट का नाम क्या, इंश्योरेंस. तो डोंट यू थिंक वो किसकी बात करेगा, सिर्फ इंश्योरेंस. तो डोंट यू थिंक जितने भी कंपनीज इंश्योरेंस का बिजनेस करते हैं उन सबके लिए वो जनरल लॉ बना है, स्पेशल बन गया. एंड इट इज सेड टू बी स्पेशल, क्योंकि इट्स ओनली इंश्योरेंस एंड कोई अदर बिजनेस की बात नहीं कर रहे. तो वो क्या बन गया आपके लिए, स्पेशल. और कंपनी, इट्स ऑर्डिनरी एक्ट, इट्स ए जनरल लॉ. तो गाइस आज के बाद फिर से याद रखना, ये बात फाउंडेशन में ही पढ़ा आप लोगों ने, कि जनरल लॉ और स्पेशल लॉ में जब भी कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो प्रायोरिटी हम स्पेशल को ही देते हैं. तो क्या याद रखना है, वेन एवर देयर इज एनी कॉन्ट्रडिक्शन, किसके बीच में, नंबर 1 जनरल लॉ, नंबर 2 तो प्रायोरिटी स्पेशल, प्रायोरिटी. तो अब ये बताओ कॉन्ट्रडिक्शन को वर्ड क्या बोल सकते हैं, इनकंसिस्टेंट. क्या बोल सकते हैं, इनकंसिस्टेंट. आगे बढ़ते, 1999 एक अथॉरिटी बनाएगी जो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए, जिसका नाम था IRDA. और IRDA ऐसे नहीं आया, पहले उसके लिए एक एक्ट बनाया गया, क्योंकि वो क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी, और स्टैट्यूटरी बॉडी के लिए पहले एक्ट बनता है. तो अब ये बताओ IRDA और कंपनीज एक्ट दोनों में से स्पेशल कौन सा है, इट्स IRDA. तो बताओ जहां पे भी कंपनीज एक्ट और IRDA के प्रोविजन कॉन्ट्राडिक्ट होंगे, प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा, अगेन IRDA. हो गया कहानी, समझ में आ गया. तो इसका मतलब है इंश्योरेंस कंपनीज पे क्या कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा, नहीं होगा, यस. लेकिन कंप्लीट सिर्फ यस नहीं बोलना है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, कि जहां जहां पे इंश्योरेंस एक्ट 1938 और IRDA 1999 के साथ कंपनीज एक्ट का कॉन्ट्रडिक्शन होगा, वहां पे कंपनीज एक्ट भूल जाएंगे, वहां पे किसको प्रायोरिटी दिया जाएगा, इंश्योरेंस और IRDA, इंश्योरेंस और IRDA. तो क्या अब यहां पे ये लिखा हुआ है, गो थ्रू द स्टेटमेंट, क्या ये मेंशन्ड है, क्या वर्ड लिखा है, एक्सेप्ट इन सो फार एज द सेड प्रोविजन, सेड का मतलब कंपनीज एक्ट, आर
तो एक बात होते यहां पे वर्ड क्या लिखा गया, एक्सेप्ट इन सो फार, उन सभी प्रोविजन को छोड़ के जो इनकंसिस्टेंट है वो अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद बाकी सारे किस पे अप्लाई होने वाले हैं, लेकिन वो इनकंसिस्टेंट किसके साथ है, नंबर 1 प्रोविजन ऑफ विच एक्ट एंड देन प्रोविजन ऑफ विच एक्ट। तो बताओ क्या इंश्योरेंस का पॉइंट क्लियर है सबको यहां पे? एनीवन हैविंग अ डाउट? आंसर इज नो। नाउ वी हैव नेक्स्ट पॉइंट। अब इंश्योरेंस क्लियर है, नाउ वी हैव सेकंड पॉइंट जो आप खुद बताओगे। यस, सी पॉइंट किसकी बात कर रहे हैं गाइस? क्या कंपनी, एक बात बताओ, बैंकिंग भी एक कंपनी है या नहीं है? तो बताओ क्या कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा? यस, सब्जेक्ट टू, यस बट सब्जेक्ट टू वेदर वी हैव स्पेशल एक्ट फॉर बैंकिंग कंपनीज। यस, इट्स अ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो बताओ स्पेशल एक्ट कंपनीज एक्ट बना है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो प्रायोरिटी फिर से किसको देंगे? इट्स ऑलवेज बैंकिंग रेगुलेशन। तो बताओ जब भी कॉन्ट्रडिक्शन है तो प्रायोरिटी विल ऑलवेज बी। आई होप क्लियर। नेक्स्ट पार्ट वी हैव अ थर्ड सेगमेंट एंड कंपनी एंगेज्ड इन विच एक्टिविटी। सिंपल याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। क्या नाम याद रखेंगे? 2003 में हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट भी बन गया। 2003 में। सर ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बनाने का लॉजिक क्या है? हमारे देश में बहुत सारे लोग, अच्छा किसके लिए? अच्छा वाटर के लिए अथॉरिटी है दिल्ली में, वाटर के लिए कोई सेंट्रल एक्ट की बात नहीं करते। हाँ एनवायरमेंटल लॉज है उसमें कवर होता है वो। अब समझना है यहां पे 2003 में पता है क्यों रखा गया है? आपको पता है हमारे दिल्ली के, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आप सब लोग दिल्ली से ही हो, कभी आपने सुना है कि इलेक्ट्रिसिटी भी चोरी होती थी? ऐसे नहीं कि पॉकेट में लेके इलेक्ट्रिसिटी जाते थे, ठीक है, क्योंकि यदि पॉकेट में लेके तो फिर पॉकेट ही नहीं बचेगा, बंदा ही नहीं बचेगा फिर। हाँ वो तार अलग से डालते थे, है ना, ठंड में हीटर जलाते थे बिल्कुल, तो बिल विल कम आते थे नॉर्मली। और उससे भी ज्यादा पता है जो कमर्शियल एक्टिविटीज करते थे वो सबसे ज्यादा चोरी करते थे। जैसे मशीन्स पावर के, उसके लिए पावर चाहिए था तो बहुत चोरियां होती थी। तो ये बात 2003 में समझ में आया गवर्नमेंट को कि हमसे ना हो पाएगा। बोला फिर कैसे होगा? बोला एक एक्ट बनाओ, एक अथॉरिटी बनाओ, एक एक्ट बनाओ, एक अथॉरिटी बनाओ। जस्ट लाइक हर्षद मेहता स्कैम, तभी वो सेबी आए, क्योंकि हमसे ना हो पाएगा तो फिर बोला कि एक्ट बनाओ, सेबी को दो पावर। तो वैसे सेम सिचुएशन। तो फिर 2003 में बोला चोरी बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, बनाओ एक एक्ट और कर दो नो डाउट एक अथॉरिटी का, नो डाउट स्टैब्लिशमेंट, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ऑटोमेटिकली रेगुलेशन होना शुरू हो जाएगा। और फिर फ्रैंकली टेलिंग चोरी खत्म हो गई, क्योंकि अब सबके घर में मीटर लगे हुए, वायर जो है वो कवर्ड है। दिल्ली की मैं बात करूं, आप ऐसे चोरी नहीं कर सकते। हाँ दिमाग ज्यादा होता है लोगों के पास। हमारे देश में एक अच्छी बात है जुगाड़, सबसे ज्यादा ये बात तो कंफर्म है, जुगाड़ मस्त होता है, कैसे भी जुगाड़ लगा ही लेते हैं चोरी करने का। दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। अदरवाइज जो पहले ओपनली चोरी होता था वो बंद हो गया वो। और मीटर भी ऐसा लगाया गया कि मीटर में यदि टेम्परिंग किया और यदि पता चल गया तो फिर देखना तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। सिंपल। तो ये भी सिचुएशन लगाया गया, क्योंकि मीटर भी इस तरीके का लगाया गया जिसको आप टेम्पर नहीं कर सकते इजीली। उसके लिए भी नो डाउट एक्सपर्ट चाहिए जो बताएगा कि मीटर में भी कैसे छेड़छाड़ कर सकते हो। तो अब पहले नहीं तो क्या होता था, वायर लिया ऐसे फेंक दे, लग गया हो, चलो घर पे लाइट लाना शुरू, ऐसे ही होता था नॉर्मली। इट्स अराउंड यू कैन से हार्डली 7 और 10 फीट के ऊपर वायर थे और आराम से आप नो डाउट लगा सकते थे, ये वाला सिचुएशन होता था। बट अब वो सिस्टम खत्म हो चुका है। सो थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर मेकिंग दिस टाइप ऑफ एक्ट, एंड वी हैव बिकॉज ऑफ द विच एक्ट, इट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो गाइस जितने भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, बोला तुम भी अब मजे बहुत ले लिए, अब तुम भी मत लो। बोला तुम्हारे ऊपर नो डाउट एक रेगुलेटर बिठाया गया है, और वो एक एक्ट की वजह से बिठाया गया, और वो नाम क्या है? यस। नाउ यू जस्ट टेल मी वन थिंग, इट्स ऑर्डिनरी एक्ट और स्पेशल एक्ट। क्या ये इलेक्ट्रिसिटी वाटर से डील करेगा? नहीं, सिर्फ किससे डील करता है? इलेक्ट्रिसिटी। तो दैट्स व्हाई दिस विल बिकम स्पेशल। नाउ वी हैव कंपनीज एक्ट, इट्स ऑर्डिनरी और स्पेशल? ऑर्डिनरी। तो फिर से वही बात, कंपनीज एक्ट और इलेक्ट्रिसिटी, कॉन्ट्राडिक्शन, प्रायोरिटी इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या वही सेम सिचुएशन लिखा हुआ है? चलिए पहले तो आई थिंक मुझे लगता है जिसको ना इंश्योरेंस समझ में आ गया, बाकी 3 BCD है। हाँ, लेकिन अब आते धीरे धीरे। हाँ यस, हाँ ये भी मॉडर्न है। एक बात नॉर्मली आज के टाइम पीरियड पे मैं मान के चलता हूं कि 2000 हो गया या फिर 1999 या उससे कुछ एक्ट बने जो हैं वो सारे मॉडर्न है, क्योंकि उनको आज के सिचुएशंस को ध्यान में। आपको पता है मॉडर्न एक्ट नॉर्मली मैं कहां से मानता हूं
इंडिया में आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है वैसे, याद है कुछ? सर क्या बात कर रहे हो? आप लोगों ने पढ़ा होगा 1991 में एक इंडस्ट्रियल रिफॉर्म आया था हमारे देश में, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू द डॉक्टर मनमोहन सिंह, एंड ही वाज द फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो वहां से नो डाउट हमारे देश के लॉ के सिचुएशंस बदलते चले गए, और आज हम यदि बात करें तो हम लोग नो डाउट मॉडल लॉस पढ़ते हैं बहुत सारे, सिंपल, जो किसी गीता बाइबल कुरान के ऊपर और किसी वेद के ऊपर बेस्ड नहीं है, जो लॉजिकल सोसाइटी उस लॉजिक के हिसाब से लॉज बनाए गए। नहीं तो हमारे देश में पहले यदि मैं लॉ के ओरिजिन की बात करूं, सोर्स ऑफ लॉ, तो बेसिकली वो वेद और पुराण ये सब हुआ करते थे, उपनिषद और पता नहीं क्या क्या होता था, सिंपल। तो वो सिचुएशन खत्म हो गया। यदि ऐसा लॉ पढ़ना होता तो फिर तो ना तो मैं पढ़ाता ना तो आप पढ़ते, सिंपल, क्योंकि वो लॉज बहुत ही टेक्निकल होते हैं, मतलब ऐसा होता है जो समझ में नहीं आता। तो वो लॉज एक्चुअली कहां पढ़ते हैं? जो एलएलबी करते हैं, क्योंकि उनके लिए वो लॉ इंपॉर्टेंट होता है, तो वहां पे। अच्छा एक बात बताओ, जो मैथ्स में एक्सपर्ट होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? मैथमेटिशियन बोलते हैं। जो इकोनॉमिक्स में एक्सपर्ट होते हैं क्या बोलते हैं? इकोनॉमिस्ट। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह इकोनॉमिस्ट, वन ऑफ द, यस और नो? और जो लॉ में होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सोचने वो लगे क्या, लॉइस्ट, ऐसा कुछ नाम? अच्छा लॉयर, आपने कुछ बोला? जुरिस्ट बोलते हैं उसको, जुरिस्ट। फाउंडेशन में नो डाउट टर्म आया था, जुरिस्ट बोलते हैं उनको, सिंपल। ये कह रहे सर कहाँ है, तो ऐसे सब बोल। तो ये दोनों सदमे में कह रही है। अच्छा किताब से निकाल दिया। तो एक्चुअली यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के ऑलमोस्ट सभी लोग बैठे हैं एक्सेप्ट 2 to 3 स्टूडेंट्स, ये सब फाउंडेशन मेरे से पढ़े हुए हैं। तो इसीलिए तो तभी मैंने क्या बोला था कि अब बहुत सारे बच्चे बाहर जो आउटसाइडर होंगे उनको बहुत सारी चीजें शायद ना पता हो, और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं लॉ का जो ज्ञान है ना, वो फाउंडेशन पे हम लोगों को वो ज्ञान दिया नहीं जाता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सीधा उठा लिया और पढ़ना शुरू कर दिए। एंड आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर, तभी मुझे स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर ऐसे लेने पड़ते हैं जो लॉ का ज्ञान देना पड़ता है। एंड 2-3 लेक्चर इसलिए मैं बोलता हूं, यदि किसी टीचर को जज करना है ना, समझना है, क्योंकि रीजन बीइंग आप सब लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, फ्रैंकली टेलिंग। और बेस्ट पार्ट पता है कि एक क्वालिफाइड पर्सन का अनक्वालिफाइड लोग इंटरव्यू लेते हैं। ये भी देखो कितने कमाल का है, इससे सुपर तो कुछ हो नहीं सकता। और हम लोग टेंशन में होते हैं, ये अनक्वालिफाइड लोग पता नहीं इनको समझ में आएगा नहीं आएगा। दिस इज द ट्रूथ। तो हर टीचर खौफ में जीता है क्वालिफिकेशन होने के बाद भी। बट आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर, जब भी आप लॉ पढ़ रहे हैं और इंटर लेवल पे, यू कैन नॉट जज अ फैकल्टी विद इन, यू कैन से 3 to 4 लेक्चर। ये बात ध्यान रखना। जब चीजें स्टार्ट होता है ना चैप्टर, तब आपको समझ में आएगा कि लॉ है क्या, देन यू कैन अंडरस्टैंड। जब मैं जनरल मीटिंग पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, अच्छा जनरल मीटिंग ऐसा होता है, शेयर कैपिटल ऐसा होता है, तब आपको समझ में आएगा। तो एक्चुअली वो लॉ की कहानी वहां पे, ये तो बेसिक है, ये तो फाउंडेशन में मैंने पढ़ा है। और फाउंडेशन में ये वापस इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं उसी लेवल पे, और से और नो डाउट चीजों को ऐड करके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उस लेवल पे, तो उनको समझ में आया कि एक्चुअली लॉ होता क्या है। दिस ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव। हाँ, तो कम टू द पॉइंट, चलिए कोई बात नहीं। तो गाइज नंबर 1, जितने भी कंपनी हमारे देश में, जो कंपनीज एक्ट 2013 में बनाया गया होगा और प्रीवियस कंपनी लॉ में, और प्रीवियस कंपनी लॉ कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 67, सेक्शन 2 क्लॉज 67। तो उन सब पे कंपनीज एक्ट अप्लाई, और यस और नो? यस, एब्सोल्युटली 100%। नेक्स्ट बैंकिंग कंपनी पे, यस, बट सब्जेक्ट टू विच एक्ट? बैंकिंग रेगुलेशन। इंश्योरेंस, यस और नो? यस, बट सब्जेक्ट टू 2 एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट, then we have IRD. Next part, electricity, yes or no? Yes, but subject to Electricity Act. Is it clear for all of you guys? Next part. चलिए अब next part पे आते हैं. I just want interpretation from all of you. With example. इस बार मैंने पढ़ना नहीं बोला, interpretation बोला है. With example, this one. और अब फिर से अगेन कुछ नया टर्म आपको यहां पे इंटरप्रिटेशन सीखने के लिए मिलेगा. अच्छा, जैसे एलएलपी है, LIC, ओके. और देखो एक बात मैं आपको बता दूं, यहां पे वर्ड लिखा हुआ है, हाँ, इसका मतलब है LLP इट्स नॉट अ कंपनी बट ऑल्दो LLP इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी, एंड LLP इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट
बट नॉट अ पार्ट ऑफ द इक्विटी द कंपनी. अच्छा, आरबीआई स्टैट्यूटरी बॉडी, इट्स नॉट अ कंपनी. सर क्यों मजाक करो, बताइए दो आप. चलिए, स्टैट्यूटरी कंपनीज होती हैं जो ऑलरेडी अलग एक्ट बना. ओके, ठीक है. चलिए, अब आते हैं पॉइंट पे. अब सबसे पहले वापस से थोड़ा सा स्टेटमेंट में ऊपर लेके आ रहा हूं. यहां पे ये बताओ, यहां पे क्या वर्ड लिखा हुआ था? जस्ट वेट. यहां पे वर्ड क्या है? फोकस करना. क्या वर्ड लिखा है? आवाज नहीं है क्या है यहां पे? यस यस, नींद से उठाना जरूरी है ना. यहां पे वर्ड क्या है? इनकॉर्पोरेट? नो, इट्स अ गवर्नड. सबसे पहला इंटरप्रिटेशन. इस बार ध्यान रखना, वर्ड लिखा है गवर्नड बाय स्पेशल एक्ट. मतलब वो कंपनी हो सकता है कंपनीज एक्ट में ही बनाया गया हो, लेकिन गवर्नड का मतलब क्या होता है? इट्स रेगुलेशन. कि सर किसी अदर एक्ट के हिसाब से उस कंपनी को काम करना पड़ रहा है, किसी अदर. तो इसका मतलब वो है कंपनी, बनाया भी इस एक्ट में गया है, लेकिन प्रॉब्लम है कि दिल है कि मानता नहीं, क्योंकि उसके लिए अलग लॉ बनाया गया है. और बोला इस लॉ के हिसाब से तुझे जीना और मरना पड़ेगा तुझे. बोला अच्छा ऐसा है क्या? सर कोई एग्जांपल? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसी. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बनता कंपनीज एक्ट में है, लेकिन आरबीआई एक्ट 1934 फॉलो करना पड़ता है उनको. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पहला एग्जांपल क्या गया? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बनेगा कौन से एक्ट में? कंपनीज एक्ट में. लेकिन फॉलो कौन सा एक्ट करना पड़ेगा? आरबीआई एक्ट सेक्शन 45I ऑनवर्ड्स जितने भी सेक्शन है वो सबके सब फॉलो करना है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, क्योंकि गाइस एक बाबू तो एनबीएफसी मतलब वो बैंकिंग नहीं है, इट्स नॉन बैंकिंग, बट एक्ट कौन सा है? फाइनेंस. और भी कहते हैं फाइनेंस मेरे बिना हाउ इज इट पॉसिबल? कह आओ इधर आओ, क्योंकि पहले मेरे लॉ को फॉलो करो. तो इसका मतलब वो गवर्नड वहां से हो रहा है. तो इसीलिए एनबीएफसी के लिए सबसे पहले हमें नो डाउट कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, फिर आरबीआई से रजिस्ट्रेशन लाइसेंस लेना पड़ता है. एनी एग्जांपल ऑफ द एनबीएफसी इन इंडिया? बजाज फिनसर्व, नाम सुना होगा. होम क्रेडिट और आदित्य बिरला, वो भी बिल्कुल. तो गाइस ऐसे बहुत सारे एनबीएफसी हमारे देश में, जैसे एचडीबी जो आपका एचडीएफसी बैंक है उसका नो डाउट सब्सिडरी है, तो जो हाउसिंग फाइनेंस आपका या फिर अदर उसमें आते हैं. टाटा कैपिटल, नाम सुना आप लोगों ने? तो ये सब क्या है? दीज आर दी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. दूसरा एग्जांपल, जितने भी हमारे देश में स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज हैं, विच कंपनीज? स्टॉक ब्रोकिंग बनाना कंपनीज एक्ट में पड़ेगा, लेकिन सभी कहते हैं ये दिल है कि मानते नहीं, इधर आ जाओ, हमारा लॉ आपको क्या करना है? फॉलो करना है, क्योंकि स्टॉक ब्रोकिंग. तो दैट्स व्हाई यू विल पार्टिसिपेट इन द कैपिटल मार्केट एंड आई एम द रेगुलेटर ऑफ द कैपिटल मार्केट. देन हाउ यू कैन डिनाई? आपको नो डाउट मेरे रेगुलेशंस और नॉर्म्स तो मानने पड़ेंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वी हैव एंजल ब्रोकिंग, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज का एग्जांपल दे रहा हूं. शेर खान, यस. अपस्टॉक, नाम सुना होगा आप लोगों ने? यस. पेटीएम मनी, वी हैव नंबर ऑफ कंपनीज. ग्रो, यस एब्सोल्युटली. तो आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर, आज के टाइम पे इतने सारे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज हैं. समझ में आ गया? क्लियर है यहां पे? दीज आर द कंपनीज. तो गाइज ये हो गए कौन से? ये वो कंपनीज हैं जो कंपनीज एक्ट में ही बनाए गए, लेकिन प्रॉब्लम ये गवर्न कहीं और से हो रहे, और गवर्न होने की वजह से वो स्पेशल एक्ट में आ गए, और इसीलिए स्पेशल एक्ट को पहले क्या दिया जाएगा? प्रायोरिटी, प्रेफरेंस. तो जब भी कॉन्ट्रडिक्शन है, वी हैव टू अबाइड बाय विच एक्ट? देन कंपनीज एक्ट विल नॉट बी देयर. आई होप समझ में आ गया. तो यहां पे प्लीज ध्यान रखना, हर एक स्टेटमेंट में यहां पे वर्ड अदर कंपनी लिखा हुआ है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब वो कंपनी बन चुकी है, लेकिन प्रॉब्लम है वो गवर्नड कहीं और से. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट. तो एक्सेप्ट इन सो फार लिखा हुआ है, वे सेम. तो एनबीएफसी के लिए कौन सा एक्ट आ गया? आरबीआई आ गया. और स्टॉक ब्रोकिंग के लिए नो डाउट सेबी एक्ट 1992. तो उसकी बात करते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट सेगमेंट. अब इसके बारे में आते हैं. क्या लिखा है पहले आप लोगों से? इस बार कंपनी वर्ड नहीं है, इस बार क्या वर्ड लिखा है?
थैंक गॉड सर, चलो अच्छी बात है। बॉडी कॉर्पोरेट जब भी वर्ड आए तो याद रखना कंपनीज एक्ट में पढ़ रहे हैं तो सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 11। तो गाइज यहां पे इस बार वर्ड लिखा है बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट। इस बार गवर्न नहीं है, इस बार उसको बनाया ही किसी अदर एक्ट से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस बार नॉट गवर्न नहीं है। क्या हर बॉडी कॉर्पोरेट पे कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा या फिर सिर्फ उस बॉडी कॉर्पोरेट की बात करेंगे जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है विद सर्टेन एक्सेप्शंस, मॉडिफिकेशन, एडेप्टेशन एज द केस में बी। तो इसका मतलब है कंपनीज एक्ट अप्लाई बॉडी कॉर्पोरेट पे होगा या नहीं, ये सीजी डिसाइड करने वाला है। देन हु विल डिसाइड? सीजी। एंड सीजी बोलो तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। चलिए एग्जांपल लेता हूं, आपने नाम सुना एसबीआई। एसबीआई इट्स बॉडी कॉर्पोरेट और नॉट? यस, वी हैव एसबीआई एक्ट सेपरेटली। आपने नाम सुना है NHAI, नाम सुना है? ये आपके बुक में एग्जांपल है, ध्यान रखना। क्या नाम है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके लिए भी क्या बनाया गया? स्पेशल एक्ट। ये बताओ क्या ये स्पेशल एक्ट से बनाए गए? क्या ये स्पेशल एक्ट से सिर्फ गवर्न हो रहे हैं फिर इनकॉर्पोरेट हुआ है? इनकॉर्पोरेट। तो बताओ, डोंट यू थिंक यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आज से आपको भी कंपनीज एक्ट फॉलो करना है तो करना पड़ेगा ही नहीं? यस। क्या ये डिनाई कर सकते हैं? नहीं। लेकिन वो बात अलग है, सीजी ने अभी तक ऐसा सच इनको बोला नहीं है। और जिस दिन सीजी ने बोला कि ये सेक्शन फॉलो करना है, देन यू हैव टू अबाइड बाय द सेक्शन, यू हैव नो चॉइस, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द पावर हैज गिवन टू द होम, टू द सीजी। तो अब फाइनली हम लोग इसको कंक्लूड करके नोट करते हैं एंड फिर आगे की बात। तो रजिस्टर, अपना पेन और पेपर उठा लो। किसमें? हाँ, बॉडी कॉर्पोरेट में ध्यान रखना, यदि मैं बात करूं एलएलपी का, सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रोविजन फिक्स कर रखा है और वो डिन नंबर के लिए, तो वो अप्लाई होता है एलएलपी पे, डिन नंबर का प्रोविजन। क्योंकि आप सबने पढ़ा है एलएलपी के लिए ध्यान रखना एक टर्म होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर, और डेजिग्नेटेड पार्टनर को डिन लेना पड़ता है। पहले उनको डिपिन लेना पड़ता था 2011 से पहले, लेकिन अब उनको क्या चाहिए? तो डिन का प्रोविजन एलपी एक्ट में है ही नहीं, वो कहां लिखा हुआ है? कंपनीज एक्ट। तो इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा आपको क्या करना है? फॉलो। क्या पागल हो गया यार ये? हाँ ऐसे लग रहा है ना? ऐसा लगता है रोड पे बैठ के पढ़ रहे हैं, ऐसे बीच में, ऐसे शाम के टाइम में यहाँ लोग दिमाग खराब हो जाता है सबका। वो एक्चुअली घर जाने की जल्दी होती है ना, तो जैसे आप लोग 7 बजते आप लोगों को घर जाने की जल्दी हो जाती है फिर सिंपल। अच्छा 7 o'clock जैसे बजने वाला था, आपके एक पैर ऊपर होता है, बैग ऐसे पकड़ा होता है, बस जैसे हुआ उसके बाद बाहर निकलना सीधे, ये वाला सिचुएशन होता है। तो स्कूल वाला, चलिए कोई बात नहीं। सो हम लोग बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 1, शॉर्ट टाइटल, then we have extent, then we have commencement, then we have application. तो गाइज ये है हमारा पूरा प्रोविजन। So first point, short title, extent। अच्छा कई जगह पे एक्सटेंट की जगह एक्सटेंड भी लिखा होगा तो कंफ्यूज मत होना, यहां पे वन एंड सेम थिंग होगा। देन वी हैव commencement, then we have application। क्लियर है? तो शॉर्ट टाइटल सिंपल लिखना, इट मीन्स
नेम ऑफ द एक्ट, और यहां पे एक्ट जो पढ़ रहे हैं दैट इज विच वन, कंपनीज एक्ट 2000 एंड क्लियर। तो इसको सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट मत समझ लेना, ऑल्दो उसमें भी सीए वर्ड यूज हो जाते हैं। सो डू हैव एनी आइडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट किस ईयर में बनाया गया था? 1949। तब से आप नो डाउट स्टैट्यूटरी बॉडी में आते हो। नेक्स्ट, और एक सीए डे पे मोदी जी ने अपने स्पीच में बोला था कि उनकी जो पावर, यस एब्सोल्युटली एंड इट्स अ फैक्ट। हमारे देश में देखो लॉयल जो होते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो चोर होते हैं वो भी कौन होते हैं? प्रोफेशनल भी होते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा उसका एग्जाम्पल है सत्यम कंप्यूटर। तो जो स्कैम हुआ था इट्स जस्ट ऑफ 7800 करोड़ रुपीज़, सिंपल। हाँ, क्योंकि उससे बड़े बड़े स्कैम हमारे देश में होते हैं। हर्षद मेहता के टाइम पे 24,000 करोड़ रुपीज़ स्कैम ओवर देयर, तो इट्स 7800 करोड़। हाँ, लेकिन एज्यूम तो ये करते हैं, बट एक्चुअली इट्स दैट वाज नॉट अ स्कैम, इट्स अ लूप होल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? वो प्रॉब्लम क्या है कि जो उसके राइवल्स थे सब उसके पीछे पड़ गए, उसने गवर्नमेंट से पंगा ले लिया था सीधा, इसलिए वजह से वो मर गया। हाँ, और बाकी उसके साथ बहुत सारे लोग थे। हाँ, 51 ईयर्स की एज में नो डाउट हार्ट अटैक आ गया था उसको, सिंपल। इट्स मोर देन यू कैन से 60 से ज़्यादा उसके ऊपर केसेस थे, बाद में विड्रॉ हो गए थे बहुत सारे केसेस, बट कोई नहीं, होते हैं ऐसे। तो उस टाइम पे बोला जाता था कि बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन और स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता, तो यही दो लोग पॉपुलर थे उस टाइम पीरियड पे। और इट्स ए फैक्ट, इमेजिन करो एक मिडिल क्लास से एक पर्सन और कहाँ तक पहुँच गया, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना पैसा था उसके पास। हाँ, तो उसका स्टेटमेंट भी तो है। तो वो सर जिसका चल जाना चल जाता है, ऐसे तो बहुत लोग ये बात सच्चाई है। इट्स ऑल अबाउट द लक, लेबर चांस होता है ना, तो उसका लक फैक्टर था इसीलिए, अदरवाइज स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग 3 लाख रुपए कमाए थे हम, एक ही सेकंड में 3 लाख का मल्टीप्लाई हो गया ना, नहीं खत्म हो गया। तब भी वो नहीं माना गया था, रिस्क। तो देखो दो बातें, पहला पॉइंट, यू जस्ट डू वन थिंग, ऑलवेज रेडी फॉर रिस्क, कि लेने के लिए तैयार रहो, जो भी होगा देखा जाएगा। और सेकंड पार्ट ये होता है, एंड बट एक बात मैं बताऊं, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो सेफ साइड में हमेशा खेलते हैं। रीजन पता है क्या है? और ये बात फैक्ट भी है, एक्सेप्शन होगा हार्डली 1%, क्योंकि उनको लगता है भाई देखो ऐसा, एक तो 5 साल हमने नो डाउट पागलों की तरह, कुत्तों की तरह पढ़ाई की है एंड उसके बाद करो सर रिस्क लेने आते ही। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं, हम यदि फ्लैशबैक में चलते हैं, और बहुत सारे लोग क्वालिफाइड सीए हैं जो अलग अलग, अमन गुप्ता शार्क टैंक पे आते हैं, और अब एक पर्सन जो नहीं रहे, राकेश झुंझुनवाला, बाय प्रोफेशन ही वाज आल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ, सिंपल। सो बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के जो ओनर हैं आदित्य बिरला, तो अगेन हिज बाय प्रोफेशन सीए कर रखी है उन्होंने भी। हाँ, तो गाइस आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर, हमारे प्रोफेशन में एक बात ध्यान रखते हैं, हमें वो सब कुछ पढ़ाया जाता है जिससे आप वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन बन सकते हो। इट डिपेंड्स कि आपका लक आपके साथ है या नहीं, और आप सही टाइम पे सही तरीके से आप गेम खेलते नहीं खेलते, दैट्स इट। और यही बात। हाँ हाँ, उनका मुझे आइडिया नहीं है, शायद वो भी सीए है क्वालिफाइड, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो बहुत सारे, अच्छा हमारे देश में बहुत सारे लोगों को पता है ऐसे भी डिग्री मिल जाती है, डू हैव एनी आइडिया? आप अपने एरिया में एक्सपर्ट होते हो तो आपको पता है गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाते हैं और डिग्री दे देते हैं, ऐसा होता है हमारे देश में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उस प्रोफेशन को कैरी नहीं करते हैं, बट उनको गेस्ट ऑफ ऑनर बुला के उनको डिग्री देते हैं। अमिताभ बच्चन को बहुत जगह से डॉक्टरेट की डिग्री है, मतलब जैसे पीएचडी करते हैं ना, तो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते लोग, तो उनको डॉक्टरेट की डीयू ने भी दे रखी है। क्योंकि रीजन बीइंग ये माना जाता है कि आप फिल्म इंडस्ट्री में उस पर्टिकुलर सेगमेंट में आप सुपरस्टार हो और आपको एक्सपर्ट है, आपको बहुत कुछ आते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न, सो वन ऑफ द बिगेस्ट अवार्ड ऑफ इंडिया, वो दिया गया। बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। बट आप अपने एरिया में, अपने उसमें बहुत हाईली एक्सपर्ट हो तो आपको ये चीजें मिल सकती हैं। आपको होता है राज्यसभा में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर होता है 12 लोगों को नॉमिनेट करने का, अपॉइंट करने का, एंड जिसमें से अलग अलग एरिया में जो फेमस पर्सनालिटी है उनको रखा जाता है, उनमें से बनाए जाते हैं, सिंपल। और विजय माल्या भी एक टाइम पीरियड पर राज्यसभा के मेंबर थे
एंड यू जस्ट इमेजिन, और जिस दिन ये मैसेज आया था उसके नेक्स्ट डे यहाँ से गायब हो गए वो, ये भी अच्छी बात है। उससे एक दिन पहले वो वहाँ पे देखे थे राज्यसभा में, उसके नेक्स्ट दिन रोड बाहर ही देखे फिर उसके बाद। तो ये हमारे देश में बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के कुछ ऐसी चीज़ें हो ही नहीं सकती है। सिंपल देखो, बिजनेसमैन, बिजनेस कम्युनिटी और यू कैन से पॉलिटिक्स बहुत याराना है इनके बीच में, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। कम टू द नेक्स्ट सेगमेंट। हाँ, सो अभी अडानी साहब आपकी अदालत में आए थे, 1 घंटे से ज़्यादा का उनका वो पूरा सेशन था, आप वो सुनना, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और नो डाउट इंस्पायरिंग एस्पेक्ट भी है बहुत, उससे इंस्पिरेशन भी मिलेगा आप लोगों को, तो दैट इज ऑल्सो ओवर देयर। चलिए कम टू द नेक्स्ट। तो इसमें लिखना आपको एक्सटेंड क्या आएगा, इट्स ए ज्योग्राफिकल सेगमेंट, तो इट मीन्स ज्योग्राफिकल एप्लीकेबिलिटी। तो गाइस कंपनीज एक्ट ले रहे तो क्या आएगा, होल ऑफ इंडिया। नाउ वी हैव नेक्स्ट पार्ट, कमेंसमेंट। तो इट मीन्स द डे, यू कैन से दैट date oblique day on and from which the act become, act oblique यहां पे प्रोविजंस भी लिख रहा हूं, क्योंकि कंपनीज एक्ट पूरा एक दिन अप्लाई नहीं हुआ था, तो इसलिए प्रोविजंस लिखना पड़ रहा है। प्रोविजंस बिकम व्हाट, बिकम एप्लीकेबल। और इसको इन शॉर्ट हम बोलते हैं, ब्रैकेट में लिखना इफेक्टिव, क्या बोलेंगे, डेट। गॉट इट? सो व्हाट अबाउट द सेक्शन नंबर 1, इट्स 29 अगस्त। हाँ, इसका मतलब ये है, ये वाला पॉइंट है, इसमें इसका मतलब ये है किस डेट से और किस दिन से जो हमारा एक्ट है वो क्या होगा, लागू होगा। हाँ, तो अब मैं बता रहा हूं, हर एक्ट में डेट और डे लिखा होता है, कभी भी किसी एक्ट में टाइम नहीं लिखा होता है। तो अब मैं यहां पे यदि मैं बात करूं, तो स्टेटमेंट वैसे मुझे नोट में लिखाना है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, पहले सबसे पहले आपको हर एक्ट में डेट ढूंढना है, और यदि एक्ट में डेट लिखा है तो वो उस डेट से क्या हो जाता है, एप्लीकेबल। नंबर 2, डेट यदि वहां पे नहीं दिया गया है तो जिस दिन प्रेसिडेंट ने, जिस दिन मींस डे, तो जिस दिन प्रेसिडेंट ने साइन किया उस दिन से वो क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। अब उस दिन उसने साइन कितने बजे भी किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उस डेट की, उस दिन की जो शुरुआत है, उस शुरुआत से ही वो लॉ क्या होगा, लागू हो जाएगा। और हर दिन की शुरुआत रात के 12 बजे से है, तो इसका मतलब यदि प्रेसिडेंट 5 बजे भी साइन करता है तो वो 5 बजे नहीं, वो 12 बजे से ही एप्लीकेबल माना जाएगा। और 12 बजे नेक्स्ट डे का नहीं, उस पर्टिकुलर डे का। जैसे आज ट्यूसडे है और आज यदि कोई एक्ट साइन हुआ और उसके लिए डेट नहीं है, तो आज से मतलब 12 बजे, तो वहां से ये एक्ट क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल माना जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं, आज वाले डे में भी वो एक्ट क्या रहा, अप्लाई माना जाएगा, क्योंकि वर्ड क्या लिखा था, इट्स ऑन एंड फ्रॉम, एंड ऑन का मतलब है द डे इटसेल्फ। अभी क्लियर है यहां पे, तो उस दिन से वो क्या रहेगा, लागू माना जाएगा। किसी को डाउट यहां पे? अब तो इसमें हम यदि बात करें कंपनीज एक्ट के लिए, तो कंपनीज एक्ट के लिए यहां पे सिंपल, सेक्शन नंबर 1 कब से अप्लाई हुआ, 29 अगस्त 2013, और अदर सेक्शंस में क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, डेट एज नोटिफाइड बाय हुम, बाय सीजी। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेंगे, डेट को नोटिफाई करने वाले। यहां तक समझ में आ गया सबको? नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट, एंड विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। तो अब मेरे पास नीचे स्पेस है, तो आप लोगों के पास भी उम्मीद करता हूं होना चाहिए। तो
तो गाइज इसको यहां पे एक्सटेंड कर लो नीचे, और यहां पे नीचे इसके नीचे लिखने वालों, आप चाहो तो अलग से या फिर उसी पेज पे आप लिख सकते हैं। तो गाइज हम लोग यहां पे किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं? एप्लीकेशन। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट डिवाइड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स। चलो अब सबसे पहले पार्ट पे आ जाओ, तो ऊपर लिखना है एप्लीकेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। किसके यहां पे बात करें? एप्लीकेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो सबसे पहले ऑल क्या आएगा यहां पे? कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, और क्या वर्ड आएगा? एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। और कंपनी लॉ के यहां पे एरो डाल के लिख लेना सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 67। समझ में आ गया? क्योंकि कंपनीज एक्ट को डिफाइन कहां पे किया गया? आपका कंपनी लॉ को सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 67, एक नंबर ऊपर किसका? प्राइवेट कंपनी का। तो प्राइवेट कंपनी 68 में, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? यस। नाउ वी हैव सेकेंड पार्ट। अच्छा, नेक्स्ट मैं पॉइंट एक साथ कंबाइन करके लिख सकता हूं, बैंकिंग, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी, इन तीनों के लिए। तो क्या लिखेंगे? बैंकिंग कंपनीज, कॉमा इंश्योरेंस कंपनीज, कॉमा इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, और इसके नीचे लिखना एक्सेप्ट दोज प्रोविजंस which are inconsistent with the Banking Regulation Act, क्या आएगा? 19, कॉमा इंश्योरेंस एक्ट 1938, कॉमा IRDA 19, कॉमा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट क्या आएगा? 2003। समझ में आ गया? तीनों मैंने एक साथ यहां पे मेंशन कर दिया। याद रखना, बैंकिंग रेगुलेशन किसके लिए? बैंकिंग कंपनीज के लिए। इंश्योरेंस और IRDA किसके लिए? इंश्योरेंस के लिए। और EA स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू गाइस? तो एक्सेप्ट का मतलब क्या है? वो प्रोविजन जो इनकंसिस्टेंट है उसको छोड़ देना है। और वो इनकंसिस्टेंट किसके साथ है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के साथ, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के साथ, इंश्योरेंस एक्ट के साथ और IRD के साथ। ये हो गया नेक्स्ट पार्ट। अब आते हैं इसके बाद एनी अदर कंपनी गवर्नड बाय स्पेशल एक्ट। इस बार इनकॉर्पोरेटेड वर्ड नहीं है, हाँ, तो एनी अदर कंपनी गवर्नड, और गवर्नड के ब्रैकेट में पूछना दैट इज, सो दैट आपको याद रहे, रेगुलेटेड बाय स्पेशल एक्ट। और फिर से वही लिखना आपको एरो डाल के, एक्सेप्ट दोज प्रोविजंस विच आर inconsistent with such special act. Got it? और मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है यहां पे, नॉन बैंकिंग
फाइनेंशियल कंपनीज लिखना चाहे तो लिख सकते हैं सो दैट आपको याद रहे। हाँ नहीं, 3 में कमेंसमेंट है, 4 में एप्लीकेशन है। 1 2 3 4 पढ़ रहे थे ना, तो 1 में क्या था आपका नेम ऑफ द एक्ट, देन सेकंड में इट्स कमेंसमेंट होल ऑफ इंडिया, एंड देन आपका एक्सटेंड था, एंड देन कमेंसमेंट था आपका थर्ड में, और फोर्थ में एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। सिंपल। तो यहां पे लिखना आपका NBFC और कॉमा स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज। इसमें और भी ऑल दो, जैसे आपने सुना आजकल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी होते हैं, जैसे DFHL जो शाहरुख खान ऐड करता था उसका बेसिकली, हाँ IDFC एब्सोल्युटली। तो ये सब के सब आपका अलग से स्पेशल इंडिया में अथॉरिटी बनाई गई। नेशनल हाउसिंग बैंक वो रेगुलेट करता है, तो रेगुलेट वहां से होता है बट बनाए कहां पे जाता है, कंपनीज एक्ट में। सिंपल। तो इसीलिए नाउ वी हैव नेक्स्ट पार्ट। यहां तक क्लियर आप लोगों को? सो गाइज वी हैव लास्ट सेगमेंट, और लास्ट में यहां पे आएगा एनी अदर, क्या आएगा, बॉडी कॉर्पोरेट। एज नोटिफाइड बाय whom? by CG। अरे गुड में पॉइंट। तो इतने इसमें लिखना है कि कोई भी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जिसको नोटिफाई कौन करता है आपका। तो गाइस जितना प्रोविजन नोटिफाई किया जाएगा सिर्फ उतना ही इस बॉडी कॉर्पोरेट को फॉलो करना है। और बॉडी कॉर्पोरेट को डिफाइन कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज 11 में किया गया। बॉडी कॉर्पोरेट को कहां डिफाइन किया गया? सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 11। अब यहां पे इंपॉर्टेंट नोट लिखना, if the date of commencement of any act has been, और ध्यान रखना है एक्ट का ए हमेशा कैपिटल ही आना चाहिए जब वो लॉ को रिप्रेजेंट करता है। हैज बिन specified, then such act will become effective from that day, डेट ऑब्लिक डे ऑनवर्ड्स। पहला पॉइंट समझ में आ गया कि यदि डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है गाइस, तो फिर उस डेट से क्या हो जाएगा, ये लॉ अप्लाई हो जाएगा। गॉट इट? नाउ वी हैव सेकेंड पार्ट। इफ नो सच डेट, सच डेट बोले तो डेट ऑफ commencement has been specified in the act, then the act come into force कब से? yes, from the date come into force, that is come in force, basically effective from the date on which the president has given what? जिस दिन क्या दिया उसने? एसेंट। एसेंट बोलो तो कंसेंट। और साथ में आपको समझने के लिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी टाइम ऑफ एसेंट,
ऑन दैट डे। समझ में आ गया? उस दिन टाइम कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। तो यदि वो 5 या 10 बजे रात में भी करे तब भी वो उसी डेट से ही इफेक्टिव माना जाएगा। और डे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 12 AM मिडनाइट। समझ में आ गया? किसी को यहां पे कुछ पूछना है? नोट कर लिया आप लोगों ने? हाँ, यस, हाँ, मंडे की रात को 12, क्योंकि मंडे की रात को 12 नहीं माना जाएगा, क्योंकि 12 AM इट्स ए ट्यूसडे स्टार्ट माना जाएगा, तो वहां से इफेक्टिव है। क्योंकि डे वो आज की रात की 12 की बात नहीं बोलेगी, क्योंकि आज रात 12 का मतलब वो नेक्स्ट हो गया, तो इसका मतलब वो कब से स्टार्ट हुआ था? यस, तो आज सुबह वो 12 बजे माना जाएगा। इट्स AM, जब से AM लग जाता है तो हमारा मॉर्निंग हो जाता है। वो बात अलग है कि नो डाउट जब कम्बल खींचते हैं तभी हम उठते हैं, तो हमारे लिए दिन वही होता है। जनरल पब्लिक को तो वैसे भी कोई लॉ नहीं पता चलता है, सिंपल, तो वो नोटिफिकेशन से मतलब होते हैं। तो बाद में वो, क्योंकि एक बात बताओ, क्या उसी दिन से, नो डाउट आप ही बताओ, क्या उसी दिन से कंपनीज बनाना शुरू हो जाएगा क्या? नहीं ना। तो लेकिन ये मान के चलते हैं कि उसी दिन से वो क्या हो गया, इफेक्टिव हो गया। गाइस सेक्शन 1 समझ में आ गया पूरा आप लोगों को? बट एक बात ध्यान रखना, अभी मैंने आपको यहां पे सेक्शन 1 में 1 2 3 4 पॉइंट्स मैंने पढ़ा है, उसको एक्चुअली सबसेक्शन बोला जाता है। लेकिन जब मैं 2 स्टार्ट करूंगा तो 2 में 2 के बाद क्लॉज पढ़ा जाता है। तो अगली क्लास में वो क्लॉज वाला सेगमेंट क्यों रखा गया विल डिस्कस, एंड देन आगे फर्दर हम लोग प्रोसीड करेंगे। और मैं एक बात बता दूं, यहां पे जितने भी आपको हाईलाइटेड, मतलब जितने भी कलरफुल आपको डेफिनेशंस दिखेंगे, वो सारा हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। और जितने भी कलरफुल नहीं दिखेंगे, तो जैसे जैसे वो चैप्टर में पढ़ाते जाऊंगा तो वैसे वो डेफिनेशन आपका कोरिलेट होता जाएगा। लेकिन जो मैंने कलर कर रखा है वो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि वो डेफिनेशन कहीं और आए या फिर ना आए, हमें पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में उसमें से क्वेश्चन आते हैं। और फिर जब ये खत्म हो जाएगा, लास्ट में आपसे क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करने वाला। सिंपल। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस।